वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जितना अभी तक हमने किया आप सभी को समझ आ रहा है? सभी ने सारी क्लासेस लगाई हैं। कहाँ डिफिकल्टी आ रही है आपको? देखो वैसे तो ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं। इसमें ऐसा होता है कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हर एक चीज क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। इतनी सी बात होती है इसमें। अब आप मुझे यहां तक बताओगे, हमने काफी कॉन्सेप्ट किए हैं। हमने कॉन्सेप्ट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू, we talked about freedom, we talked about equality, we talked about social justice, we talked about secularism, right? राइट्स के बारे में हमने चर्चा शुरू की थी, आई सपोज, राइट? तो राइट्स हुए तो नहीं अभी आपके? तो आज राइट्स के बारे में भी बात करेंगे कि राइट्स क्या चीज होती है। स्क्रीन इज ब्लर, अभी इसको सेट करते हैं। ठीक है जी, अब नजर आ रहा है? ओके गुड। तो ये ना कुछ बेसिक चीजें हमारी चल रही थी। इसको बेसिक का मतलब समझते हो आप क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है कि फ्रीडम का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। हमने एग्जॉस्टिवली इन चीजों के बारे में डिस्कशन की थी। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जिस बारे में बताया था वो था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के बारे में आप समझ पाए हो कि सेकुलरिज्म होता क्या है, क्या होता है? व्हाट इज सेकुलरिज्म, हाउ इज इट डिफरेंट, आई मीन व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म कहां से हमें दिखना शुरू हुआ, इसके बेसिक टेनेट्स क्या होते हैं, हाउ यूरोपियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, व्हाट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, व्हाट इज नेगेटिव सेकुलरिज्म। अब ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास में, तो क्या कोई मुझे बताना चाहेगा सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? और इतना ही नहीं, मेरे को यह भी बताया जाए कि क्या हमने सही डिसीजन लिया था पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपना के, या हमें भी यूरोपियन नेशंस की तरह नेगेटिव सेकुलरिज्म की तरफ चलना चाहिए था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली आज जब हम राइट्स के बारे में बात करेंगे, तो राइट्स की शुरुआत कहां से हुई है? एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या इक्वल राइट दिए जा रहे थे लोगों को? वहां पर तो स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। और जो डिवीजन थी वर्क की, इट वाज बेस्ड अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। जो बंदे के पास रीजन होता था, जिस बंदे के पास दिमाग होता था, विजडम होता था, वो मास्टर बनता था। और जिसके पास नहीं होता था, वो क्या बनता था? स्लेव बनता था। और हमने एक बार ये भी डिस्कशन की थी आज, आई मीन अपनी क्लास में, कि क्या स्लेवरी आज बैन हो चुकी है? स्लेवरी बैन, लीगली तो बैंड है, लेकिन क्या एग्जिस्ट करती है स्लेवरी? आज भी स्लेवरी एग्जिस्ट करती है, किस फॉर्म में? किस फॉर्म में स्लेवरी एग्जिस्ट करती है? आपने बोला यस आज भी एग्जिस्ट करती है, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? उसको ऑन कर लो। है जी? और और ओके, वी आर स्लेव ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। और जी ऑनलाइन आप बाकी, चाइल्ड लेबर भी एक स्लेवरी ही है, ठीक है? मजबूरी में काम करना भी एक स्लेवरी ही है। जब तक आपको फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज नहीं मिल जाती, वो भी क्या है, एक स्लेवरी ही है। आ रही बात समझ के नहीं? When you don't have freedom from necessities, चलो तो हनी, when you don't have freedom from necessities, तब क्या होता है? You are a slave only. बट एनीवेज इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, अभी चलते हैं, हम बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म के बारे में। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इंडिया को क्या पॉजिटिव सेकुलरिज्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए था? दिस इज द क्वेश्चन, बताइए। कि इंडिया शुड हैव ऑप्टेड फॉर द सेकुलरिज्म, जो यूरोपियन नेशंस ने ऑप्ट किया, कि जो धर्म है स्ट्रिक्टली पर्सनल अफेयर्स में कर देना चाहिए था, बाहर नहीं आना चाहिए था। कम ऑन गो हेड, कौन बताएगा? हाँ जी, आ, बताइए जी। अगर वो बाय लॉ कुछ होता है और बाहर से नहीं है तो अच्छा तो से कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, चाहे कोई भी चीज हो जाए, पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकते। जबकि इंडिया में हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है और हर नहीं, रिस्पेक्ट तो वो भी करते ही हैं, इन द सेंस इट्स नॉट दैट दे नॉट रिस्पेक्टिंग।
बट पॉइंट इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन। क्या इंडिया जैसी नेशन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन की जरूरत थी? देखो, जो तो मैंने आपको पढ़ाया वो तो एक बेसिक था, करेक्ट। उसके बाद आपका क्या दिमाग चलता है, ये तो आप ही बताओगे ना मेरे को। आपका क्या दिमाग चल रहा है, कहां तक काम कर रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, ये सारी चीजें तो आप ही मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो ना। नहीं समझे बात मेरी? कम ऑन, गो अहेड एंड टेल मी। नो, बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरिएशन। और चलो एनीवे, इसको ऐसे कीजिए, इसको आप अपनी असाइनमेंट के तौर पे लीजिए और आप इसके ऊपर लिख के लाना, ठीक है। कंपैरिजन में इट ऑलवेज हैज टू बी इन द कंपैरिजन, ठीक है। और एक और आपको एक ऐसे के लिए भी टॉपिक दे रहा हूं, वो भी लिख के लाना, ठीक है। एंड द टॉपिक इज, टॉपिक ये है कि इट वॉज वाइडली बिलीव दैट हेल्थ इज वेल्थ। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट, it was it is widely believed that health is wealth, which is now being which is now being countered countered by the narrative, by the narrative that life is wealth. Life is wealth, ठीक है जी। तो अब इसके बारे में सोचिएगा और फिर लिख के लाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन सभी ने लिख लिया ये? ओके। तो एनीवेज, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, वी गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट्स। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस भी समझ आ गई थी ना, कि नहीं आई थी? ओके, राइट्स। सो राइट्स क्या होते हैं, क्या क्या भी मुझे बताएगा? राइट्स क्या होते हैं? राइट्स का मतलब क्या होता है? तो फिर ट्रांसलेशन ही होगी ना। ओके, जस्टिफाइड क्लेम्स। राइट्स होते क्या हैं? व्हाट आर राइट्स एक्चुअली? सो जो राइट्स है, हम अपने दिनचर्या में, एवरीडे लाइफ में हम बहुत बार राइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इवन आप अपने घर पे भी बात करते होगे, क्या ये तो मेरा राइट है, ये तो मेरा राइट है। इवन आप, क्या हुआ? हो गया था, पिछली क्लास में तो सेकुलरिज्म किया था हमने। अच्छा, हो चुका राइट्स, ठीक है, पक्की बात है। अभी आप में जब मैं शुरुआत में आया था, आपने बोला कि राइट्स नहीं हुए। ओके। सो हमारा फ्रीडम हो गया, हमारी इक्वालिटी हो गया, हमारा सोशल जस्टिस हो गया, हमारा राइट्स हो गया। सो वी वर टू मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म। यही बात थी, सेकुलरिज्म भी हमारा हो गया। ओके, तो सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म क्या होता है जी? व्हाट इज नेशनलिज्म, बताइए। राष्ट्र, फिर ट्रांसलेशन कर देते हो यार। व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाई इज इट नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट? छोटी सी बात मैं आपके साथ करता हूं। नेशनलिज्म के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे कितना कुछ हो रहा है, नेशनलिज्म के नाम के ऊपर कितनी चीजें सेक्रीफाइस की जा रही हैं। व्हाट इज नेशनलिज्म, डू यू नो? एक बार क्वेश्चन आया था एथिक्स में, किस पे? एथिक्स में, जिसमें यह पूछा गया था कि व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाट नेशनलिज्म मीन्स फॉर यू। क्या पूछा गया था उसमें कि नेशनलिज्म क्या है और नेशनलिज्म के मायने आपके लिए क्या है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो नेशनलिज्म के मायने आपके लिए क्या है, ऑल ऑफ यू?
ओके गुड, देश के लिए प्यार, और ओके यूनिटी। सो शी सिंग नेशनलिज्म का मतलब क्या है? यूनिटी। आप क्या कह रहे हो नेशनलिज्म का मतलब क्या है? ड्यूटी। आपने क्या बोला नेशनलिज्म का मतलब? देश के लिए प्यार, लव फॉर योर नेशन, दैट इज व्हाट इज नेशनलिज्म। ये इनका कहना है। सेक्रीफाइसेस, दैट इज व्हाट इज नेशनलिज्म। कैसे सेक्रीफाइसेस, कैसी ड्यूटीज, वी नीड टू थिंक ओवर दैट, है कि नहीं? अभी तक आपको इतना तो पता ना कि नेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है। थिएटर्स में आप क्या कहते हो कि जनगण मन बजेगा और जो जो बंदा नहीं खड़ा होगा उसके ऊपर एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। नेशनलिज्म के लिए व्हाट डू यू डू? आप लॉज भी डिफरेंट लेके आते हो कि एवरीवन हैज टू बी नेशनलिस्ट। अगर आप कोई अपना डिफरेंट ओपिनियन भी रख देते हो, तो जब आप उस डिफरेंट ओपिनियन को रखते हो जो कि मेजोरिटी ऑफ लोगों की आइडियोलॉजी से डिफर करता है, तब उसको वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिलती और आपको क्या बोल दिया जाता है? एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। अगर आप धर्म के अगेंस्ट बात करते हो तब भी आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हो तब भी आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। अगर आप कोई पॉलिसी के खिलाफ बोलते हो तब भी आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। और आप भी इस चीज को समझते हो कि हाँ जी हमें एंटी नेशनल बोला जा रहा है। बट व्हाट एक्चुअली इज नेशनलिज्म? क्वेश्चन तो ये है, व्हाट एक्चुअली इज नेशनलिज्म? क्या नेशनलिज्म का लेना देना नेशन के साथ है? अगर हाँ, तो नेशन का मतलब क्या है? तो क्या जो नेशन के साथ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो नरेटिव्स चल रहे हैं उनको नहीं मानता, तो क्या वो नेशनलिस्ट नहीं होगा? क्या जो इंडिया की क्रिकेट टीम को चीयर अप नहीं करेगा, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? क्या जो जनगण मन नहीं गाएगा वो नेशनलिस्ट नहीं है? क्या जो वॉर के अगेंस्ट बोलेगा वो नेशनलिस्ट नहीं है? क्या जो ह्यूमन लाइफ के सैक्रिफाइस पर रोएगा वो नेशनलिस्ट नहीं है? चाहे ह्यूमन लाइफ कहां की हो, चाहे इधर की हो, चाहे बॉर्डर पार की हो। सो नेशनलिज्म का असली मकसद क्या है और उसका मतलब क्या है, और ये जो नेशनलिज्म की बात है ये शुरुआत कहां से हुई, ये सारी चीजों के बारे में एनसीईआरटी तो थोड़ा सा बताएगी, हम ज्यादा बात करेंगे, ठीक है? अब उससे पहले आप मुझे बताइए कि नेशनलिज्म आपके लिए क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म फॉर यू? बताइए, लिख के बताइए। यू गाइस शुड राइट इन 30 सेकेंड्स कि व्हाट नेशनलिज्म मीन्स टू यू। ऑनलाइन आप यहां लिख सकते हो, ओके? यू कैन राइट 30 सेकेंड्स टू यू। देखो मैं तो बता ही दूंगा नेशनलिज्म, मैं तो अपने सारे विचार भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, बट एक्चुअली में आप कहां खड़े हो आपको वो तो बताना चाहिए ना। मैं आपको उठा के फटाफट एक अच्छी जगह पर ले जाऊं, आपको तो एहसास नहीं ना होगा वो अच्छी जगह क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं आप कहां से आए हो। तो जब लिखोगे ना आपको पता लग जाएगा आप कहां खड़े हो, फिर आगे जब जाओगे फिर पता लगेगा वैल्यू उस चीज की, ठीक है? तो देयरफॉर आई एम आस्किंग यू कि राइट डाउन व्हाट इज नेशनलिज्म फॉर यू। आपके लिए नेशनलिज्म क्या है, किस चीज से रिलेट करते हो, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको नजर आती हैं, एंड क्या ये जरूरी है या नहीं है? Okay, you're saying responsibilities towards the country or nation, positive attitude towards the nation and its people. That is what is nationalism. Okay, for you, nationalism is a sense of unity in which people share their common culture, okay, religion, etc. Our emotions and our duties towards our nation. Okay, feeling of patriotism and responsibility for one's country and community. आपको पता है डिफरेंस बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म? हाँ, क्या होता है डिफरेंस? क्या होता है? और नेशनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म क्या है? जिंगोइज्म क्या होता है? व्हाट इज जिंगोइज्म? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को हम जिंगोइज्म बोलते हैं, जो बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं? जापानीज कॉन्टेक्स्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके? एनीवे, आप सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया जी?
नो नॉट रियली, नेशनलिज्म इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव वे। बताइए मुझे क्या लिखा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन अबाउट नेशनलिज्म? आपने लिखा, ओके। क्या होता है जी नेशनलिज्म? नो नो, आपके पीछे। हाँ जी, दैट्स इट। और आप बताओ। हाँ जी, आप ही को पूछ रहा हूँ अब। हाँ जी, नहीं नहीं, आपसे पीछे। बस बस इतनी सी बात। देखो, नेशनलिज्म एक बहुत गहरी बात है। गहरी बात क्यों है? क्योंकि इज्म क्या होता है? व्हाट इज इज्म? नेशनलिज्म मींस नेशन, एंड देन नेशनलिज्म। नेशन इज्म, नेशनलिज्म। ओके, सो इज्म क्या चीज होती है पहले तो वो समझना पड़ेगा आपको। नेशनल क्या होता है, नेशन क्या होता है, आपको वो समझने की आवश्यकता है। इज्म हम किस चीज को कहते हैं? जैसे सूफिज्म, क्या बोलते हैं हम? सूफिज्म, वहाबिज्म, सलाफिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म। आ रही बात की नहीं? गांधीज्म, समझे कि नहीं? नाजीज्म। इज्म क्या है? व्हाट इज इज्म? इज्म होता है एक सेट ऑफ थॉट और आइडियोलॉजी जो अगले वर्ड की सारी डिफाइन कर रही होती है। अब जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, अब जैसे सपोज कीजिए जसवंत कोई थ्योरी लेके आ गया, तो इसको आइडेंटिफाई मुझे करवाना आने वाले सबों में, इसको प्रॉपर सेट ऑफ थॉट बना दूंगा तो क्या बन जाएगा? जस्मनिज्म। वाह क्या नाम है, जस्मनिज्म। ठीक है। तो सिमिलरली नेशनलिज्म क्या है? जो नेशन की थॉट को, नेशन की आइडियोलॉजी को क्या कर रहा है? डिपिक्ट कर रहा है। शुरुआत में ही आपको ये नेशंस नहीं नजर आते थे। अगर हम ग्रीस में चले जाएं, अगर हम एंशियंट एरा में चले जाएं, तो वहां पर हमारे पास नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। मैंने आगे भी बताया आपको, आईआर की क्लासेस में इसके बारे में हमने लंबी चौड़ी डिस्कशन की है कि हमारे पास एंशियंट वर्ल्ड की बात करें, एंशियंट पीरियड की टाइम करें, उस समय हमारे पास नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट मतलब जैसे आज क्या है? इंडिया है, पाकिस्तान है, चलो पाकिस्तान रहने दो, चाइना है, अमेरिका है, यूरोप के कितने सारे स्टेट्स हैं, है कि नहीं? वो जो स्टेट्स हैं वो नेशन स्टेट्स हैं। तो शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट नहीं होते थे। फिर आप कहोगे सर फिर कौन से कॉन्सेप्ट होते थे? तो शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट होते थे वो होते थे सिटी स्टेट्स के कॉन्सेप्ट। किसके कॉन्सेप्ट होते थे? सिटी स्टेट्स के कॉन्सेप्ट। सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट समझते हो क्या होता है? सिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बात करूं आपके अपने अपने स्टेट के सिटीज के बारे में। आप ले लीजिए जैसे चंडीगढ़ स्टेट, ठीक है, अमृतसर स्टेट, लुधियाना स्टेट, जलंधर स्टेट, ऐसे स्टेट्स होते थे। सो यही क्या होते थे? अपने आप में देश होते थे। लेकिन नेशन की डेफिनेशन अभी तक नहीं आई थी। ठीक है, जैसे हमने सेकुलरिज्म के बारे में बात की थी ना, कि सेकुलरिज्म कहां से चला था और कैसे बना, वैसे मैं आपको नेशन के बारे में बताना चाह रहा हूं। सो उस समय पे हमें नजर क्या आया? सिटी स्टेट्स। कौन से स्टेट्स? सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट्स में भी वैसे ही कंपटीशन चलता था। अब एंशियंट दो सिटी स्टेट्स के बारे में बात करें जिनसे सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के टाइम की या फिर प्लेटो के टाइम की, तो वो कौन सी सिटी स्टेट थी? एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस की डीजेनरेशन हो रही थी, स्पार्टा बढ़िया वर्क कर रहा था। तो हमेशा जो प्लेटो था या सोक्रेटिस था वो चाहते थे कि एथेंस भी क्या करे? तरक्की करे। तो उस चक्कर में वो कंपेयर करते थे। प्लेटो ने भी क्या किया था? एथेंस के सिस्टम को कंपेयर किया किसके साथ? स्पार्टा के सिस्टम के साथ। और वहां देखा कि वो लोग जिम्नास्टिक्स में, एजुकेशन में जिम्नास्टिक्स इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाते। उसी को इन्होंने रिवाइज करके फिर अपनी चीजें बताने की कोशिश की कि हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए। एनीवे, बात चल रही थी स्टेट्स की, तो हमने क्या देखा? सिटी स्टेट्स। फिर हम चलते हैं उसके बाद आगे और चलते गए, टाइम बीतता गया बीतता गया, तो हमें क्या देखने को मिला? फेडरेशन देखने को मिली। हमें क्या देखने को मिला? रोमन एम्पायर देखने को मिला। क्या देखने को मिला? रोमन एम्पायर। सो तब तक भी हमारे पास नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तब तक भी हमारे पास नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास कब आया? जब यूरोप यूरोप में हमें वॉर देखने को मिली। क्या देखने को मिली? बहुत लंबी जंग चली वहां पर, कितने ही डेकेड्स जंग चलती रही। पता है आपको? पता है जिसमें कौन सी?
1648 तक। कौन सी वॉर? 30 years war। नाम क्या था? है जी? हाँ जी, ऑनलाइन। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है आपने? पढ़ी है? तो उसमें तो 100% वो भी छोड़ो, आईआर तो पढ़ा ही है ना, जहां पर मैंने आपको बताया। तो देख के आना कि कौन सी वॉर के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आईआर में। उसके बाद ट्रीटी भी जब एक आई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, ये ट्रीटी आपको याद है, लेकिन 30 ईयर वॉर नहीं पता आपको। सो एनीवेज, तो क्या देखने को मिला था हमें? इतनी सारी जंग के बाद नेशंस ने डिसाइड किया कि भाई लड़ना तो बहुत महंगा है, लड़ना तो बहुत महंगा है, बहुत भारी पड़ता है, इसलिए अब हम जंग नहीं करेंगे। तो जंग ना करने के कारण, जंग ना हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ सेट ऑफ ट्रीटी साइन की, जिससे उन्होंने बोला कि आप मेरी इस टेरिटरी को एक्नॉलेज कर लो कि ये मेरी है, मैं आपकी इस टेरिटरी को एक्नॉलेज कर लेता हूं, हम आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमारे में इंटरफेयर ना करना, आप हमारी सॉवरेंटी को तंग मत करना डिसीजन मेकिंग की, हम आपकी सॉवरेंटी को तंग नहीं करेंगे। और इस ट्रीटी को हम क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। एक ट्रीटी ऑफ ऑसबर्ग भी थी। तो चलो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात करें, अभी थोड़ा सिंपल रख रहे हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, क्योंकि आगे जाके जब एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो उसमें तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो क्या होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हमें क्या नजर आता है? नेशन स्टेट इमर्ज होते हुए नजर आते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है किसकी? नेशन स्टेट्स की। अब ये नेशन स्टेट तो हमने देख लिया कि इमर्ज कर गए, बट इनका बेस क्या था नेशन स्टेट्स का? इज इंडिया नेशन? ऑल ऑफ यू, इज इंडिया नेशन? इज इंडिया नेशन? यू गाइस सेड यस, ओके। चलते हैं आगे, फिर देखते हैं इंडिया नेशन है या नहीं है। अब अगर हम यूरोपियन नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो वहां पर क्या बात होगी? दे विल बी टॉकिंग टू अस इन द सेंस के नेशन स्टेट बनने के लिए कुछ कॉमन चीजें हमें क्या होती हैं? चाहिए होती हैं। अब नेशन, नेशनल इज्म तक जाना ना हमें, अब इज्म तक जाने के लिए हमें ये नेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी नेशनलिज्म बनेगा। अभी तक तो हमें सिर्फ इज्म का मतलब समझ आ, और समझ आ गया नेशन स्टेट्स कैसे आ रहे हैं, लेकिन नेशनल क्या चीज है, नेशन क्या चीज है, वो अभी तक हमने नहीं देखा। करेक्ट? तो नेशन होती क्या चीज है? अगर हम यूरोप के कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो कुछ भी चीज हमें क्या चाहिए? कॉमन चाहिए, ताकि हम क्या बना पाए? एक नेशन बना पाए। वो कॉमन चीज एक लैंग्वेज भी हो सकती है, वो कॉमन चीज एक धर्म भी हो सकता है, वो कॉमन चीज सेम एथनिसिटी भी हो सकती है, वो कॉमन चीज सेम कल्चर भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ये सारी कॉमन चीजें हैं, तब जाके क्या होगा? आप एक नेशन स्टेट के तौर पर उभर कर बाहर आते हो। जैसे फ्रांस की बात करें तो दे आर फ्रेंच पीपल, जर्मनी की बात करें दे आर जर्मन्स। तो कॉमन एथनिसिटी शेयर कर रहे हैं ना, कॉमन लैंग्वेज शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देयरफॉर दे क्लासिफाई देमसेल्व्स एज अ सेपरेट नेशन स्टेट। आई बात समझ? तो यहां तक आपको क्या समझ आया कि नेशन स्टेट्स में हमने सिर्फ ये देखा है अभी तक कि कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए। अब कॉमन क्या चाहिए हमें, उसके बारे में हमें देखने की जरूरत है। तो इसी संदर्भ में मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि क्या इंडिया एक नेशन स्टेट है या नहीं है, जिसका जवाब आपने मुझे दिया कि हाँ जी इंडिया एक नेशन स्टेट है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे इंडिया एक नेशन स्टेट है, मुझे ये बता दीजिए। यहां पर कॉमन कल्चर है, कॉमन लैंग्वेज है? कैसे है? नहीं। पंजाबीज नहीं हिंदी बोलते, गुजराती नहीं बोलते, तामिलियंस नहीं बोलते, बंगाली नहीं बोलते, मराठी नहीं बोलते, कन्नड़ नहीं बोलते, मलयाली नहीं बोलते, मराठी नहीं बोलते, कश्मीरी नहीं बोलते, सिंधी नहीं बोलते, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलता। हाउ कैन यू से दैट? लैंग्वेज हिंदी इज अ कॉमन लैंग्वेज। वी ट्राइंग टू ब्रिज द लैंग्वेज बैरियर विद द सिंगल लैंग्वेज विच इज हिंदी, वो बात अलग है। बट अदरवाइज हिंदी इज नॉट अ कॉमन लैंग्वेज टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। आज भी साउथ इंडियंस को हिंदी बोलनी आती नहीं, ना ही वो बोलते हैं, ना ही वो सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं हम फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, कौन सी? इंग्लिश, पर हिंदी नहीं सीखेंगे, जिद है।
भाई इंग्लिश भी तो फॉरेन लैंग्वेज ही है जिसको सीख रहे हो, तो हिंदी सीख लो। व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज प्रॉब्लम? हम सभी मिलके एक फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन हम सभी मिलके एक कॉमन लैंग्वेज नहीं सीखेंगे जो एटलीस्ट काफी लोग यहां पर बोलते हैं। मैं तो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। अगर इस मुल्क में ज्यादा लोग इंग्लिश बोल रहे होते तो फिर हमसे इंग्लिश सीख लेते। अब इस मुल्क में लोग क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं। एटलीस्ट इंग्लिश स्पीकिंग से तो ज्यादा ही बोल रहे हैं ना। तो ज्यादा एफर्ट किस चीज में लगेगा? हिंदी सीखने में लगेगा कि इंग्लिश सीखने में लगेगा? अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो इंग्लिश सीखने में लगेगा। तो मैं नहीं कहता इंग्लिश मत सीखिए, मैं कहता हूं एक कॉमन लैंग्वेज का जब आपने ब्रिज बनाना ही है तो वी शुड बी ऑप्टिंग फॉर दैट लैंग्वेज जो वाइडली क्या है, पॉपुलर है। और उसमें हमें क्या नजर आती है? हिंदी। एनीवे हम लैंग्वेज कंट्रोवर्सी में तो नहीं जा रहे हैं। वी वर टू टॉक अबाउट द नेशनलिज्म, जिसमें मैंने आपको पूछा कि इस मुल्क में क्या एक कॉमन कल्चर है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन धर्म है, कॉमन एथनिसिटी है? फिर है क्या भाई एक नेशन बनने के लिए? हाँ जी। इंडिया स्टेट नेशन वो क्या है? सोशियोलॉजी में आई हैव रेड समवेयर कि वो स्टेट नेशन है क्योंकि हर स्टेट की खुद की लैंग्वेज है, खुद का कल्चर है, इसलिए तो यू आर सेइंग हर स्टेट अपने आप में क्या है? एक देश है, ये बोल रहे हो आप? यही बोल रहे हो ना? ओके एनीवेज, तो अभी तो आप मेरे को बोल के हटे थे कि इंडिया क्या है? एक नेशन स्टेट है। तो अभी आप सभी क्या अपनी बात से मुकर रहे हो? ये तो फिलोसॉफिकल बातें होगी ना। यूनिटी भी कैसे आपको नजर आती है? यूनिटी भी आपको कैसे नजर आती है बताइए? कहां बताओ सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है? बताओ। नागा पीपल अलग होना चाह रहे हैं, बोडो पीपल अलग होना चाह रहे हैं, बताइए। इवन एक टाइम पर तामिलियंस भी चाह रहे थे अपना देश। मराठी भी क्या कहते हैं? सन ऑफ सॉइल की मूवमेंट चलती है कि यहां पर बाहर वाला कोई ना आए। जब हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे ना तब उसमें ये देखेंगे। कश्मीरी अलग होना चाहते हैं। सेपरेटिस्ट सिक्स खालिस्तान मूवमेंट आपको यहां देखने को मिलती है। सो हाउ कैन यू से दिस के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी? जस्ट बिकॉज यू पीपल आर लिविंग इन ए नेशन जो अभी तक नहीं टूटा है, डज दैट मीन ये विलफुली इकट्ठा हुआ है कि कोई ऐसी फोर्स एक्सटर्नल जिसको रोक रही है? Constitution. वो तो है ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड फर्दर मोर, इस देश में अलगाववाद, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को एप्रिशिएट नहीं किया जाता कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, ना ही अलाउड है। सो इट इज अ, इंडिया क्या है? State. नेशन स्टेट कैसे हुआ? तो इंडिया के लिए हम क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज, चलो पहले आप बताइए, थोड़ा और सोचिए ना। इतनी चीजें मैंने बताई, मैं पहले आया, मैंने आपको बोला इंडिया नेशन स्टेट है, आपने कहा हाँ। मैंने 4 चीजें बोली, मैंने बोला इंडिया इज अ नेशन स्टेट, आप चुप हो गए। थोड़ा खुद से भी सोचो, दिमाग लगाओ कि नहीं सर अभी भी हम मानते हैं कि इंडिया इज अ नेशन स्टेट। हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद कितने मुल्क हमने देखे जो टूट गए, कितने मुल्क देखे हमने जो एज अ नेशन सस्टेन नहीं कर पाए। इंडिया ऐसा मुल्क था जो डिक्टेटरशिप में नहीं गया, जो मोनार्की में नहीं गया, जो कि जा सकता था। डेमोक्रेसी दी, लोगों के हाथ में क्या दी? पावर दी। दैट मींस लोगों के पास पावर थी टू चूज देमसेल्व्स, टू चूज द गवर्नमेंट्स, एंड दे हैव चूजन अ गवर्नमेंट, दे हैव क्रिएटेड दिस स्टेट। इतनी देर सर्वाइव कर गया इंडिया एज अ नेशन स्टेट। इन इटसेल्फ इट मेक्स द फैक्ट कि यस इंडिया क्या है? एक नेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि चाहे चंद लोग चाह रहे हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, बट स्टिल मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं कि हम इकट्ठे रहें। और इंडिया की इकोनॉमी का बढ़ना आगे, इंडिया की कल्चरल पावर का बढ़ना आगे, ये सारा टेस्टिमनी है टू दिस फैक्ट दैट इंडिया इज अ नेशन स्टेट। अब बताओ इंडिया इज अ नेशन स्टेट और नॉट? ओ भाई बताओ, है कि नहीं है? गूंगे बन के बैठ जाते हो क्लास में ऑनलाइन? अगर मैं बोलूं नहीं इंडिया इज स्टिल नॉट अ नेशन स्टेट, फिर मैं बोलूं इंडिया इज स्टिल नॉट अ नेशन स्टेट फॉर, अब थोड़ी और आगे चलते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? मोहल्ले वाली चौक पे बैठ के बातें, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सी,
ड्राइंग रूम्स में जो बातें होती हैं एलिट्स की, ठीक है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात क्या है, बात ये है कि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, हमारा तो वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो तो कॉन्सेप्ट ही किसका है, यूरोप का है। हमारा जो कल्चर है वो तो कभी भी नेशन स्टेट के बारे में उसने बात ही नहीं की। उसने क्या बात की है, वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो हम तो समझते हैं कि पूरा वर्ल्ड ही क्या है, एक परिवार है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म, वन अर्थ वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम। तो दिस इज नॉट आवर कॉन्सेप्ट एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अपने आप को किसमें ढालने की कोशिश करें, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में ढालने की कोशिश करें। और अगर चार चीजें आप आगे बता दोगे, कॉमन एथनिसिटी चाहिए, कॉमन बाउंड्रीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए फॉर अ नेशन स्टेट टू क्लासिफाई इटसेल्फ एज अ नेशन स्टेट, नॉट रियली इंडिया उसमें फिट हो, बट स्टिल इंडिया सर्वाइव तो कर रहा है। कैसे सर्वाइव कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स ओन बेसिक culture, of its own basic tenets, of its own basic principles, of its own basic philosophy, जो इंडिया को यहां तक लेके आती है। हम तो कभी भी एक्सपेंशनिस्ट थे ही नहीं, थे हम एक्सपेंशनिस्ट? जैसे ब्रिटिशर्स यहां आ गए, जैसे जापानीज निकल के रूल करते थे, जैसे आपको पोर्टुगीज दिखे, जैसे आपको डच पीपल दिखे, तो क्या इंडिया ने जाके कभी किसी को कॉन्कर करने की कोशिश की? हम तो एक्सपेंशनिस्ट विचारधाराओं के थे ही नहीं, बारिंग फ्यू इंसिडेंट्स। जब आपको साउथ ईस्ट एशिया में किंग जाता हुआ नजर आएगा, या फिर आपको अफगानिस्तान तक जाते हुए नजर आएंगे, उसके अलावा हमने तो कभी कहीं एक्सपेंशन करने की कोशिश ही नहीं की, ना ही हमने कहा कि हम एक्सपेंशनिस्ट विचारधाराओं के, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को क्या मानते थे, एक फैमिली। अब ये बातें कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसको चार चीजों के बारे में नॉलेज होगी और कुछ अच्छा बोलता होगा, वो मुझे आगे बड़ी बुरी तरह काउंटर कर सकता है। बट पॉइंट ये है, आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाए। चाहे मैं ही अपने आप को काउंटर कर लूं, मैं कर भी सकता हूं, बट अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, नेशन स्टेट्स, तो हम उसी चाल में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा नहीं थी, और ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, यूरोप का कॉन्सेप्ट है। तो नॉट नेसेसरीली हमें इस चीज में फिट होने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप बात करेंगे कि क्या इंडिया एज अ नेशन इवॉल्व हो चुका है, तो उसका जवाब क्या होगा कि इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। वी स्टिल अ नेशन इन मेकिंग। नेशन की जो फिलॉसफी है उस तक अभी हम चल रहे हैं, यूरोपियन फिलॉसफी पे। बट नॉट नेसेसरीली कि अगर हम नेशन नहीं है या नेशन इन मेकिंग है तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यहां तक बात समझ आई? तो अब नेशन का मतलब क्लियर हुआ आपको कि उसमें क्या होता है, और क्लियर होगा जब हम इसको भी पढ़ेंगे, साथ साथ इसको भी देखेंगे। आपको इज्म का भी मतलब क्लियर हो गया, आपको फिलॉसफी का भी मतलब क्लियर हो गया, कहां से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो भी पता लग गया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में पता लग गया, सिटी स्टेट्स के बारे में पता लग गया, और कॉस्मोपॉलिटिज्म के बारे में पता लग गया, इंडिया के ट्रेडिशंस के बारे में भी आपको पता लग गया, ठीक है जी। तो यहां पर देयर इज नथिंग इन कॉमन। कितना तो जोर लोगों का लग जाता है कि हमारी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिले। कितनी बार तो संविधान को अमेंड करना पड़ जाता है कि सो एंड सो ग्रुप की लैंग्वेज को हमें क्या करना है, एक्नॉलेज करना है। कितने सारे तो यहां धर्म एग्जिस्ट करते हैं, कितने सारे तो यहां कल्चर है कि नहीं, कितनी सारी एथनिसिटीज हैं, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई कन्नड़ है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है, कोई डोगरे हैं। सो मेनी एथनिसिटीज आर देयर। बात सिर्फ धर्म की तो है ही नहीं। लेट्स से हिंदू इन हरियाणा और पंजाब, हिंदू इन बंगाल, दोनों का कल्चर कितना डिफरेंट है कि नहीं, दोनों की एथनिसिटीज में कितना बड़ा गैप है। लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो सभी को क्या करती है, जोड़ती है। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, वो ये बोलते थे कि मैं पाकिस्तानी पंजाबी के साथ ज्यादा एसोसिएट कर जाऊंगा रादर देन इंडियन बंगाली। क्या कहते थे वो, मैं पाकिस्तानी पंजाबी के साथ ज्यादा एसोसिएट कर जाऊंगा रादर देन इंडियन बंगाली। पॉइंट क्या था उनका, पॉइंट था कल्चर, पॉइंट था लैंग्वेज। तो फिर नेशन क्या हुआ भाई, वो तो अलग नेशन है, हम अलग नेशन है। सी नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को समझना किस नजरिए से है कि यूरोप से चलता आया है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। इंडिया नॉट नेसेसरीली इसको अडॉप्ट करे
तो अभी अगर हमें बोलना भी हो कि हम क्या नेशन के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वी आर नेशन इन मेकिंग। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? पक्की बात है? ओके। सो अभी हमने क्या देखना है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म, एक्नॉलेज द स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेशन ऑफ द नेशनलिज्म। ठीक है जी। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके लिए नेशनलिज्म क्या मायने रखता है, तो जनरली आपने क्या बोला? सेक्रीफाइस। किसने बोला सेक्रीफाइस? बोला था आप में से, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री, पेट्रियोटिज्म, नेशनल फ्लैग्स, रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली इज अ स्ट्राइकिंग सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड ब्रिंग्स आउट द सेंस ऑफ पावर स्ट्रेंथ एज वेल, राइट। ये सारी चीजें तो मैं आपको बता रहा था ना कि पेपर में पूछा गया था क्या, कि व्हाट इज नेशनलिज्म। तो एक बच्चे ने लिखा था कि मेरे लिए नेशनलिज्म क्या है कि अगर कहीं सड़क पे मुझे कुछ कूड़ा नजर आ जाता तो मैं उसको उठा के करता हूँ, डस्टबिन में डाल देता हूँ। दैट इज नेशनलिज्म फॉर मी, बिकॉज नेशनलिज्म नॉट नेसेसरली मीन्स कि आप बॉर्डर पर जाके लड़ रहे हो अपने देश के लिए। बहुत सारी जंग है, बहुत सारे डायमेंशन में जंग है, बहुत सारे अरेनाज में जंग है। हर बंदा अपने अपने हिस्से की जंग लड़ता जाए तो एक जो मुल्क होता है वो अच्छा मुल्क बन जाता है। दैट इज व्हाट इज नेशनलिज्म। सो फॉर दैट पर्सन, आपके लिए नॉट नेसेसरली वो नेशनलिज्म हो, आपके लिए कुछ और भी हो सकता। ठीक है। So during the last few centuries or more, nationalism has emerged as one of the most compelling of political creeds which has helped to shape the history. It has inspired intense loyalties as well as developed hatreds. दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, लॉयल्टीज भी देखने को मिलती है, हेट्रेड भी देखने को मिलती है कि नहीं? तो it has united people as well as divided them, helped them to liberate them from the oppressive rule as well as been the cause of the conflict and bitterness and the wars. So it has been a factor in the breakup of the empires and the states. जैसे हमने देखा रोमन एम्पायर टूटा, हमने देखा रशियन कॉन्फेडरेशन को हमने टूटते हुए देखा। ठीक है। So it has been a factor in the breakup of the empire and the state. Nationalist struggles have contributed to the drawing and redrawing of the boundaries of the states and empire. At present, a large part of the world is divided into different nation states. So देखो मैं पढ़ क्यों रहा हूं, कुछ याद करने वाला नहीं है, मैं पढ़ सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि जो मैंने आपको लेक्चर दी है यहां पढ़ के आपको और क्लियर होगा। तो अगर कहोगे तो स्लो पढ़ लूंगा, अगर कहोगे तो खुद पढ़ लेंगे तो खुद पढ़ लो, अगर कहोगे तो जैसे चल रहे वैसे चलते जाएंगे तो वैसे चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे चल रहे हैं। ओके। So the process of reordering of the state boundaries has not come to an end and separatist struggles within the existing states are common. आज भी existing states हैं, ये state nation states हैं, ठीक है। आज भी existing state में separatist movement देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है? कनाडा में देखने को मिलती है, कहाँ? क्यूबेक में देखने को मिलती है आपको, स्पेन में देखने को मिलती है, कहाँ? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के अराउंड। बताइए। इंडिया में देखने को मिलती है, कहाँ? बस कश्मीर। तो कोई कुछ क्या थोड़ी रहा है आपके, कोई कुछ क्या थोड़ी रहा है? हाँ है। और ठीक है, पंजाब और कश्मीर में स्टार्क एग्जांपल इज कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल कब से चलती आ रही है, पंजाब खालिस्तान मूवमेंट कब से चलती आ रही है, नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड, इंटरनल सिक्योरिटी में जिन्होंने क्लास लगाई है उन्होंने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। नागालैंड, द ग्रेटर नागालैंड, टेरिटरीज डिफाइन की हैं। इवन खालिस्तान की भी टेरिटरीज, ये पंजाब नहीं है जो जिसमें आज आप रह रहे हो। खालिस्तान की जो पंजाब है, इट इज नॉट द पंजाब जिसमें आप रह रहे हो, वो बहुत बड़ा पंजाब है जो इवन राजस्थान के एरियाज तक को कैप्चर करता है। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, कुछ रीजन ऑफ द हिमाचल एंड इवन पाकिस्तान वाला रीजन भी बीच में। एंड इसकी फिलॉसफी के लिए जो लोग प्रोपेगेट करते हैं फिलॉसफी को, उनके लिए दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में एक बफर स्टेट का होना बहुत जरूरी है। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट कौन सी है? नेपाल। कौन सी है? नेपाल। अब नेपाल की अगर हम बात करें, बफर स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो शॉक्स को एब्जॉर्ब करे। बफर स्टेट क्या होता है? जो शॉक्स को एब्जॉर्ब करे। मतलब अगर दोनों देशों को न्यूक्लियर वॉर में जाना है तो दे विल रेफ्रेन। क्यों? क्योंकि उसमें नुकसान किसका हो सकता है? नेपाल का, और नेपाल का कुछ लेना देना नहीं है, तो देयरफॉर दे मे abstain from using that weapons on very large scale। तो वो क्या काम करता है? एक बफर स्टेट का काम करता है जो शॉक्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली खालिस्तानी जो प्रीच करते फिलॉसफी को, उनके लिए अगर खालिस्तान बन जाता है देन इट विल बी व्हाट? इट विल बी अ बफर स्टेट बिटवीन टू न्यूक्लियर पार्ट्स। कौन कौन सी? इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ आई बात आपको?
सो एनीवे, बात नेशन स्टेट्स की हो रही थी, मैं बता रहा था आज भी जो नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें अभी भी क्या चल रहा है, बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं जो आपको देखने को मिलती है। अब कश्मीर की सेपरेटिस्ट मूवमेंट आज की थोड़ी है, कितनी पुरानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। तो क्या कश्मीर को फ्रीडम मिल गई? नहीं, लेकिन जंग तो चल रही है ना, जंग तो चल रही है। फिर हार के लोग क्या कहते हैं कि यार जिस अंदाज में रह रहे हैं, जिस हाल में रह रहे हैं, उसी में अपने आप को क्या करें, हम बेहतर करते जाएं। लेकिन सेपरेट नेशन स्टेट की डिमांड तब ज्यादा बढ़ जाती है जब एग्जिस्टिंग लोगों से उनके हक छीने जाते हैं। कहीं भी अगर आप सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज देखोगे एग्जिस्टिंग स्टेट में, और कोई भी आप प्रोपेगेंडा देखोगे जो प्रोपेगेट कर रहे होंगे फिलॉसफी को, कौन सी फिलॉसफी को? सेपरेट स्टेट की फिलॉसफी को। वो वही चीजें उठाएंगे जिसमें वो बोलेंगे कि हमारे लोगों को ये चीजों से क्या किया गया, डिप्राइव किया गया, हमें ये राइट्स नहीं मिले, हमें इसमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे धर्म के साथ ये हुआ, हमारी लैंग्वेज के साथ ये हुआ, हमारे बच्चों के साथ ये हुआ। समझ रहे हो? यही सारा बेस बनता है किस चीज का, एक सेपरेट बनाने का। अगर ये चीजें नहीं बोलेंगे फिर सेपरेट स्टेट क्यों मांगा जा रहा? अगर किसी एक्स वाई जी, किसी भी एक्स वाई जी पर्टिकुलर लोगों को, कम्युनिटी को प्रॉपर तरीके से एम्ब्रेस किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, व्हाई वुड दे आस्क फॉर सेपरेट नेशन देन? ओके, लोगों की सपोर्ट नहीं ना मिलती, सो यू हैव टू हाईलाइट दिस। इवन जो टेररिस्ट भी आते हैं, अब आप में से काफियों की जो एज होगी 18, 19, 20, 22 साल की होगी, अब आप आपकी उम्र के बच्चों को हथियार उठाने लगा देना, ट्रेनिंग देना, इतनी की ट्रेनिंग देना कि आप तैयार हो जाओगे हम मर जाएंगे, फॉर व्हाट? फॉर व्हाट है जी? वो तो मर जाएंगे, वो तो मर जाएंगे। अजमल आमिर का साहब आया था यहां, मर ही गया, बच गया, उसके साथी आए थे वो भी मर गए, है कि नहीं? बट फॉर व्हाट है जी? फॉर व्हाट? कोई भी आइडियोलॉजी जो होती है वो वेनमस हो जाती है अगर उसको एक्सट्रीम विचारधारा में ले जाए। क्या बोला मैंने? आइडियोलॉजी सिविलाइजेशंस को सस्टेन करवाने के लिए यूज की जानी चाहिए, सिविलाइजेशंस को तबाह करने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। और वो आइडियोलॉजी, अगर कोई भी आइडियोलॉजी एक्सट्रीम सेंस में चली जाती है तो वो क्या बन जाती है? वेनमस, पॉइजनस। चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो एथनिसिटी की हो, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो नेशन की हो, कोई भी हो। नहीं समझे मेरी बात? कि समझ गए? अभी करता हूं जी, दोबारा कर दूंगा रिपीट, ठीक है? बफर स्टेट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसा स्टेट जो शॉक एब्सॉर्ब करता है अगर दो नेशंस जंग में जाने के लिए तैयार हो या जाने की टेंडेंसी रखते हो, ठीक है? अभी आगे करेंगे जी स्पेन की भी बात, ठीक है? तो मैं आपको क्या बता रहा था कि कोई भी आइडियोलॉजी अगर एक्सट्रीम फॉर्म में चली जाए तो वो क्या बन जाती है? वेनमस, पॉइजनस बन जाती है। तो एज ए सिटीजन आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि कोई आइडियोलॉजी वेनमस तो नहीं बन रही है, एक्सट्रीम सेंस में तो नहीं जा रही है। टेररिस्ट क्यों बन जाते हैं या इतने छोटे छोटे बच्चे क्यों हथियार उठा लेते हैं? बिकॉज आइडियोलॉजी वाइज उनको मूव किया जाता है, उनको अत्याचार दिखाए जाते हैं, उनको वीडियो सर्कुलेट की जाती है, दिमाग में वैसी चीजें भरी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि कैसे अत्याचार हो रहा है। इवन इनकी ट्रेनिंग कैंप्स में बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन दिखाई जाती है कि कैसे एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, और उसके बाद गुजरात राइट्स की वीडियो सर्कुलेट की जाती है, ठीक है? फिर उसको उनके धर्म से रिलेट करके बताया जाता है, एंड देर वेरी ऑर्थोडॉक्स। तो ऐसे लोग मूव होते हैं, ठीक है? सो नेशनलिज्म हैज पास थ्रू मेनी फेसेस. For instance, in 19th century Europe, it led to the unification of number of small kingdoms into larger nation states. The present day German and Italian states were formed through such a process of unification and consolidation. आपने देखा ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सुना आपने? A large number of new states were also founded in Latin America. So सारी जगह ऐसे ही हमें स्टेट्स देखने को मिले, ठीक है जी? So I'm not reading everything. So since 1960, even apparently stable nation states have been confronted by the nationalist demands put forward by groups or the regions, and these may include demand for the separate statehood. Today, in many parts of the world, we witness
nationalist struggle that threatened to divide existing states. Such separatist movements have been developed among the Quebecois in Canada. So Quebec, Canada में भी separatist movement. Basque in northern Spain, Kurds in Turkey and Iraq, and Tamilians in Sri Lanka. आपको पता है पाकिस्तान में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है. कहां? सिंध में, बलूचिस्तान रीजन में. एंड वो हमें एक्यूज करते हैं कि आप यहां पर आगे बलूचिस्तान में बलूचिस्ट सेपरेटिस्ट को क्या करते हो? ट्रेनिंग देते हो, उनको ट्रेन करते हो. इवन वहां पर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि इंडियन एजेंसीज इसके पीछे शामिल हैं. हो भी सकता है, हो भी सकता है. ठीक है, तो आपको ये बात समझ आई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वाली. सो हमने नेशन स्टेट की बात की. नेशन स्टेट के अंदर हमने किसकी बात की? सेपरेट स्टेट्स की बात की. और उस सेपरेट स्टेट्स में हमने सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात की. अब देश में कहां, इंटरनेशनली कहां कहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं हमने उसके बारे में भी चर्चा की है. और कहां कहां चल रही हैं वो भी हमने देख लिया है. और यहां पर मैंने आपको बता भी दिया. इतना ही नहीं है, इसके अलावा और बहुत है. तमिल्स श्रीलंका में क्यों डिमांड करते हैं बताइए? व्हाट इज रॉन्ग विद तमिल्स? एक मिनट, क्या बोले आपने? तो ये तमिल्स वहां पहुंचे कैसे? श्रीलंका में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली, बहुत स्ट्रांग लेवल पर चली. एंड आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था? राजीव गांधी. उनको बॉम्ब ब्लास्ट में असैसिनेट कर दिया गया बाय तमिल ओनली, क्योंकि उनको गुनहगार ठहराया जा रहा था किस चीज का? कि उनसे उनके राइट्स छीने गए. अब बेसिकली इंडिया से, तमिलनाडु रीजन से कुछ प्लांटेशन वर्कर्स को, लेबरर्स को कहां लेके जाया गया? श्रीलंका लेके जाया गया. वहां पर कौन लेके गया? ब्रिटिशर्स लेके गए. और वहां पर ये कहां पर जाके बसे? जाफना में, नॉर्दर्न प्रोविंस के पास, आई मीन नॉर्दर्न प्रोविंस में. ठीक है, तो अब वहां पर इनके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया? अत्याचार किए, इनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए, इनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया. तो जब भी आप किसी कम्युनिटी को डिप्राइव करते हो लीगली, अब इंडिया में तो लीगली तो नहीं डिप्राइव किया जा रहा, इंडिया में किसी भी कम्युनिटी को लीगली तो नहीं डिप्राइव किया जा रहा. रादर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है? अकोमोडेट करने की बात करता है वेरियस तरीकों के साथ. जैसे कि ट्राइबल एरियाज में हम क्या बात करते हैं? शेड्यूल्ड एरियाज की बात करते हैं. उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम किसकी बात करते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की. उसमें क्या होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में? कि अगर कोई एरिया सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है और उनकी जो कंसर्न्स हैं कुछ ट्राइबल से रिगार्डिंग है, कुछ कल्चर से रिगार्डिंग है, तो हम बोलते हैं कि विद इन अ स्टेट, चाहे सेपरेट स्टेट बनी हुई है, और उस स्टेट के अंदर हम बोलते हैं कि आपको सेपरेट राइट्स दे देते हैं. दैट्स राइट, स्पेशल राइट्स उनको दे दिए जाते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. सो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, लेकिन ऑटोनोमस है, थोड़ी इंडिपेंडेंट है. तो हम तो अकोमोडेट करने की बात करते हैं. लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया था? अकोमोडेट करने से मना कर दिया था. एज अ कॉन्सिक्वेंस वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल पड़ी. वहां पर क्या हुआ? लोगों ने वहां से अलग होने की बात की. और उसमें द मोस्ट पावरफुल जो ग्रुप था, जो मिलिटेंट ग्रुप था, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप था, जो टेरर ग्रुप था, उसका नाम क्या था? लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम. जिसका चीफ कौन था? प्रभाकरन. तो इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी अपनी. कहां भेजी? श्रीलंका में, ताकि वहां पर क्या सस्टेन करवा सके हम? पीस सस्टेन करवा सके. बहुत सारी नेगोशिएशन हुई. और मद्रास कैफे अगर किसी ने मूवी देखी हो इसी के ऊपर है. देखिए किसी ने? हाँ, नहीं देखी मद्रास कैफे? किसकी मूवी है मद्रास कैफे? ये भी नहीं पता? मद्रास कैफे वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. आप उसको देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट किया गया था, कैसे उसमें एजेंसीज का रोल था, कैसे इन्वॉल्व थी, कैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को टैकल करने की कोशिश की थी, कैसे जर्नलिज्म ने वहां काम किया था. वेरी अच्छी मूवी, आई मीन वेरी गुड मूवी. ठीक है, हाँ दैट्स राइट, जॉन अब्राहम की मूवी है. ओके, और व्हाई डिड सो जॉन अब्राहम की मूवी, उसमें फीमेल लीड भी तो थी. ऐसा क्यों होता है हमेशा? ये भी मेल शॉविनिज्म है, मतलब ये भी क्या बोलते हैं उसको,
पुरुष प्रधान बॉलीवुड है, हाँ, पेट्रियार्कल बॉलीवुड। ये देखो, ये है, ये इन्हीं के करके तो सस्टेन करता है क्या, क्या पुरुष प्रधान सोसाइटीज, इन्हीं के करके जो प्रोटेक्ट करते हैं, ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द लीड एक्ट्रेस, नरगिस फकरी। So we may all agree that nationalism is a powerful force in the world even today, but it is more difficult. देखो अभी तक हम कुछ सब्सटैंशियल चीज पे, कोई पॉइंट्स पे नहीं पहुंचे जो हमें याद करने की आवश्यकता है। अभी तक डिस्कशन चल रही है, ठीक है। डिस्कशन में हमने क्लैरिटी ली है कि नेशंस होते हैं। सो व्हाई डू पीपल फॉर्म नेशंस? नंबर वन, व्हाट इज अ नेशन? आई मीन नंबर वन ये है, व्हाट इज अ नेशन? लोग नेशंस बनाते क्यों हैं? एंड टू व्हाट डू नेशंस एस्पायर? नेशंस चाहते क्या हैं? व्हाई आर पीपल रेडी टू सैक्रिफाइस एंड इवन डाई फॉर द नेशन? And why, in what way are claims to nationhood linked to claims to statehood? Do nations have a right to statehood or national self-determination, or can the claims of nationalism be met without conceding separate statehood? So in this chapter we are going to explore some of these issues. बताइए जी, नेशनलिज्म में ऐसा क्या होता है कि लोग मरने को ही तैयार हो जाते हैं? क्या होता है ऐसे कि लोग मरने को ही तैयार हो जाते हैं? फौजी, You mean to say फौजी इंडोक्ट्रिनेटेड है? तो बॉर्डर्स पर अपनी जान गंवाने को तैयार हो जाना, महंगे महंगे फाइटर जेट्स प्रोक्योर करना, महंगे महंगे फाइटर जेट्स प्रोक्योर करना, और साथ वाले नेशन की टेरिटरी में भी घुस जाना, वहां जाके डिस्ट्रक्शन करके आनी, और फिर जंग के लिए भी तैयार रहना, नोइंग द फैक्ट कि हम इस जंग में मर भी सकते हैं, नोइंग द फैक्ट कि हमारे को कोई भी तगमा नहीं मिलने वाला, नोइंग द फैक्ट के पीछे हो सकता है फैमिली रुल जाए, नोइंग द फैक्ट कि छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएं, नोइंग द फैक्ट कि एट एंड ऑफ द डे काफी लोगों ने अपनी लाइफ को मेरे से पहले भी सेक्रीफाइस किया, मेरे बाद भी सेक्रीफाइस करेंगे, बट ये जो बाउंड्रीज है, बॉर्डर्स हैं, हमेशा सस्टेन करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। Why? Then why? It is only because of nationalism. इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म की। यही तो यहां चर्चा हुई सारी कि नेशन है क्या, नेशन की जरूरत क्यों है, लोग नेशन मांगते क्यों हैं, ऐसा क्यों है कि हम, आई मीन इतनी कौन सी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स है हमारी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग कि हमें नेशन ही अलग चाहिए। Why can't we live 60, 70, 80 साल की जिंदगी at peace with ourselves, focus on our development, focus on our growth, focus on procuring the offices जो पावरफुल हैं? किस जद्दोजहद में हम चले हैं, किस जंग में हम पड़े हैं? क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। सेइंग, आई मीन टेलिंग यू सेम थिंग कि इंडिया तो हमेशा क्या प्रोपेगेट करता है? कॉस्मोपॉलिटिज्म। कॉस्मोपॉलिटिज्म का मतलब होता है वर्ल्ड फैमिली, वन फैमिली, ग्लोबल विलेज। So see यहां पर, in this age of globalization the world is shrinking, we are living in a global village, nations are irrelevant। वो लड़की कह रही है, क्या बोल रही है? nations are irrelevant। पहले नेशन स्टेट की जो बाउंड्रीज होती थी ना, वो बड़ी हार्ड होती थी, मतलब उसके बीच में इंटरवीन नहीं किया जाता था, मतलब नेशन ने जो डिसीजन लेना वो ले सकते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वर्ल्ड क्या है? इंटरकनेक्टेड है, और आप अपनी पॉलिसीज अपने अकॉर्डिंग तो रख ही नहीं सकते। आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा क्या, कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए देन आपको अपनी डिसीजन मेकिंग उस पर्टिकुलर नेशन के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे ताइवान की बात करें, ताइवान की बात करें, ताइवान जो है वो चिप्स बनाता है। कौन सी चिप्स बनाता है? सेमीकंडक्टर चिप्स। एंड सेमीकंडक्टर चिप्स भी हाई क्वालिटी, 90% ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो कहां बनती हैं? ताइवान में ही बनती है। और वो जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसका इस्तेमाल कहां नहीं होता? आपके फोन्स में होता है, आपकी कार्स में होता है, एयर जेट्स में होता है, आपके लैपटॉप्स में होता है, कहां नहीं हो रहा? इतनी ज्यादा पॉपुलर मार्केट है, इसलिए इंडिया ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप्स यहां बननी चाहिए। अब यहां बननी चाहिए तो कंपनीज वुड कम ओवर हियर एंड देन इन्वेस्ट। सही बात है ना? कंपनीज वुड कम ओवर हियर एंड देन इन्वेस्ट।
अब कंपनीज जो यहां आएंगी उनको काम कैसे करना पड़ेगा इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग? तो ताइवान ने मना कर दिया। ताइवान जिसने आना था कंपनीज ने, उसने मना कर दिया, कहता पहले यहां बहुत सुधार करने की जरूरत है, आपको यहां बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, यहां पर टैलेंट डेवलप करने की जरूरत है, एक्सरसाइज चीजें उसने बोली। तो कहता जब तक आप ये चीजें नहीं करते तब तक हम नहीं आएंगे। अब मतलब हमें उनके अकॉर्डिंग यहां पर क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर द रेलेवेंस ऑफ व्हाट, सॉवरेनिटी। नेशंस की सॉवरेनिटी के ऊपर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्या ये चीजें मैटर भी करती हैं आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में? यही तो ये बच्ची कह रही है, ये कुछ और, ये कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? That's not the case. Nationalism is still relevant. You can see this when Indian team goes out to play cricket, or when you discover that Indians living abroad still watch Bollywood films. Nationalism तो कहता है relevant ही है relevant. Why is it so कि despite the fact आप UK चले गए, आप अमेरिका चले गए, आप कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर भी जब इंडियन क्रिकेट टीम का मैच आ रहा होता है, why are you cheering up for India? Why is it so कि इंडिया में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपको अच्छा महसूस होता है? Why is it so कि इंडिया में आप चैरिटी करते हो? Why is it so you always want India to grow? क्या कारण है? एक मोहल्ले में रहते हो, अपने नेबर के साथ क्या करते हो, झगड़ा करते हो, दूसरे मोहल्ले के साथ पंगा बढ़ जाता है, तब क्या करते हो, इकट्ठे होके करते हो ना, कारण ढूंढते हो कि कैसे इसके साथ हम रिकंसाइल कर ले, ताकि हम अपने साथ वाले मोहल्ले वाले को क्या कर दें, आई मीन तंग कर दें या डिस्ट्रॉय, व्हाटएवर। सो क्या ये जो भावना है नेशन की, क्या नेचुरल भावना है? तो क्या हमें इसको सस्टेन कर लेने देना चाहिए, जाने देना चाहिए? यही सारी बातें अभी आगे जाके कुछ और भी ये बोलेगा, इसको देखेंगे। एनीवेज, सो नेशन इज नॉट एनी कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल. At the same time, it is also different from the other groups or communities found in human society. It is different from the family, which is based on face-to-face relationship with each member having direct personal knowledge of identity and characters of the other. जैसे हमें अपने परिवार वालों का पता होता है। Anyway, अब है क्या नेशन? It is a commonly believed that nations are constituted by group. ध्यान से पढ़ना, very important. आपका क्या नाम है? अनमोल। अनमोल, समझ आ रहा है आपको? कितना समझ आ रहा है? कुछ पूछ रहा हूं आपसे, कितना समझ आ रहा है दोस्त? पहली क्लास है? कौन से नंबर की क्लास है? आर यू श्योर? हाँ जी, कितना नंबर है क्लास का ये? हाँ, आर यू श्योर? ओ मेरे भाई, so it is a commonly believed that nations are constituted by a group who share certain features. कैसे कैसे फीचर्स? सच एज कॉमन डिसेंट। कहां से आ रहे हैं कॉमन? हम पंजाबी हैं, हम मराठी हैं, हम यूरोपियंस हैं, हम ईरानियंस हैं, हम आर्यंस हैं। कॉमन डिसेंट, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन एथनिसिटी, यही तो सारी हमने बात की। But there is in fact no common set of characteristics which is present in all the nation. Many nations do not have a common language. जैसे कि इंडिया ही ले लो, आप कनाडा को भी छोड़ो, जैसे कनाडा में तो इंग्लिश भी है और फ्रेंच स्पीकिंग भी है और पंजाबी स्पीकिंग भी है, ठीक है ना? सो हम इंडिया की बात लेके चलते हैं। सो इंडिया आल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच आर स्पोकन इन डिफरेंट रीजन्स एंड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज। नॉट डू मेनी नेशंस हैव अ कॉमन रिलीजन टू यूनाइट देम। द सेम कलर could be said of the other characteristics such as race or descent. So anyways, what then constitutes a nation? फिर nation है क्या? So nation actually एक imagined community है, बस। nation क्या है? एक imagined community है, held together by collective belief, aspirations and imaginations of its member. It's a community held together by collective belief, aspiration and imagination of its member. It is based on certain assumptions which people make about the collective whole with which they identify. हम किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं? हम क्या हैं? इंडियन हैं। अगर मैं इंडिया में हूं, मैं क्या बोलूंगा? मैं कौन हूं? पंजाबी हूं। तमिलियन क्या बोलेगा? मैं क्या हूं? तमिलियन हूं। हम यहां से बाहर चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं?
Indians. Where are we going back to? We don't say that we are going back to Punjab. We always say we are going to India. इंडिया कब जाना है, इंडिया कब आए, ऐसे ही बोलते हैं. देखा होगा आपने, हम बोलते हैं पंजाब जा रहे हैं, पंजाब से आए, पंजाब कब आए, पंजाब से कब गए. नो, मेरी इंडिया की फ्लाइट्स बुक है, ऐसे ही बोलते हैं ना. तो व्हाट डज दैट मीन? हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज से? उस कॉमन चीज से, उस कॉमन इमेजिनेशन से, उस कलेक्टिव बिलीफ से, एस्पिरेशन से, इमेजिनेशन से. ठीक है, अब असम्पशंस देखते हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू द नेशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहां से शुरू होती है जो एनसीईआरटीज में बात की जा रही है कि नेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट, इमेजिन कम्युनिटी है ना, कैसे इमेजिन की गई है? बाय अ कॉमन बिलीफ सिस्टम. क्या है कॉमन बिलीफ सिस्टम? सो नेशंस आर नॉट लाइक माउंटेन्स, रिवर्स और बिल्डिंग विच कैन सी एंड वी कैन फील. दे आर नॉट थिंग्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीफ दैट पीपल हैव अबाउट देम. So to this extent, nations can be compared with the team. जब हम टीम के बारे में बोलते हैं, it means a set of people who work or play together, and more importantly, conceive of themselves as collective group. If they did not think of themselves in this way, they would cease to be a team and be simply different individuals playing a game or undertaking a task. So nations exist when its members believe that they belong together. Very important. Nations तब exist करते हैं जब उसके members क्या मानते हैं कि they belong together, वो इकट्ठे हैं. So important क्या है यहां पर? Shared belief. Okay, अब see this. Why don't you cheer for our team? Don't you have any nationalist spirit? आप हमारी टीम के लिए क्यों नहीं चेयर करते हो? आपके अंदर क्या नेशनलिस्ट स्पिरिट नहीं है? What is she saying? मैं उतनी ही नेशनलिस्ट हूं जैसा कि कोई भी हो सकता है. मैं अपनी वोट कास्ट करती हूं, मैं अपने टैक्सेस पे करती हूं, मैं लॉ ऑफ द लैंड को रिस्पेक्ट करती हूं, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड टू बिलोंग टू दिस कंट्री. नॉट नेसेसरीली कि मैं अपनी टीम को चेयर करूंगी तभी मैं क्या होंगी? नेशनलिस्ट होंगी. हाउ मेनी ऑफ यू चेयर फॉर इंडियन टीम? हाउ मेनी ऑफ यू चेयर फॉर इंडियन टीम? कौन कौन आप में से चेयर करता है? आप में से कौन कौन नहीं करता? और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो बाहर चले जाओ. जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया मैं खोलता हूं, बाहर चले जाओ. सही कह रहा हूं आपको. कम कम आ जाओ, आ जाओ. ओके, हरगुन इज सेइंग आई चीयर फॉर ऑस्ट्रेलिया. कारण जी, अभी जो हाथ खड़े किसके लिए खड़े थे? और जो कह रहे हैं कि हम नहीं चेयर करते, अपना जवाब लिखिए, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते जी? अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है. कौन बोला था नहीं चेयर करते हम? नहीं, आज कुछ बोले थे ना बच्चे, हम चेयर नहीं करते. कौन था? आप. आपका नाम है सुमित. आपका नाम पता मुझे. अब ये बताओ, आप नहीं चेयर करते? नहीं करते. आपका नाम त्रिशा है, आपका नाम क्या है? सुमित. और बाकी बाकी सब चेयर करते हो, है जी? जुबान तो होगी मुंह में कि वो भी है नहीं. आप तो कोयला फिल्म के शाहरुख खान बन के बैठे हो जो गूंगा था. ओके, मन्नत इज सेइंग आई डोंट फील लाइक चीयरिंग फॉर इंडिया. ओके, देखो अब छोटी सी बात है. अब अगर आप में से किसी का नाम ऐसा होता जैसे प्रिटेंड होता कि आप मुस्लिम्स हो, तब क्वेश्चन मार्क आ जाना किस चीज के ऊपर? आपकी नेशनैलिटी के ऊपर. सिंस आपका नाम ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम्स है, तो आपकी नेशनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा. सही बात है ना? सो बहुत रिलेटिव चीजें होती है ये नेशनलिज्म की. मैं भी कई बार नहीं भी चेयर करता इंडियन टीम के लिए, पर उसका कारण ये नहीं है कि मैं एंटी नेशनल हूं. उसका कारण ये है शायद मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है गेम में, शायद मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज से. इट्स नॉट दैट कि इंडिया टीम अगर जीत जाएगी तो मैं बैड फील करूंगा. इट्स नॉट दैट कि इंडिया टीम अगर हार जाएगी तब मैं बैड फील करूंगा. इंडिया टीम अगर जीत जाएगी तो गुड फील तो मैं करूंगा. समझ आ रही है बात कि नहीं? बट इट्स नॉट दैट आई एम एसोसिएटिंग माई सेल्फ एंड आई एम चीयरिंग अप. सारी बातें छोड़ के क्या होता है, एक लेवल के बाद यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे, एंड आप हर एक चीज को किससे रिलेट करना शुरू कर देते हो? अपनी लाइफ के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ, अपने तरक्की के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू, द टाइम इट इज गोइंग टू कंज्यूम. पर मैं नहीं कह रहा कि देखना
गलत है, अपना अपना शौक होता है, अपना अपना शौक होता है। सो आप मुझे बताइए आपके क्या कारण है कि आप क्यों नहीं शेयर करते? ओके, वर्ल्ड कप तो हारना ही है इंडिया ने, इसलिए चीयर करने का फायदा क्या? आई एम एक्स क्रिकेटर दैट्स व्हाई आई चीयर फॉर इंडिया। ठीक है, वेरी वेल पॉइंट। वो कहता मैं एक्स क्रिकेटर हूं, मैं खेलता था इसीलिए मैं इंडिया के लिए चीयर करता हूं। ओके, और जी? सो while staying in Australia but always cheer for India while watching cricket. ओके ओके, ये भी बात अच्छी है। आई डोंट चीयर एज एन आई डोंट वॉच क्रिकेट। ठीक है, ओके ठीक है। और हाँ जी, आप क्यों नहीं करते? इंटरेस्ट नहीं, आप क्यों नहीं करते जी? इंटरेस्ट नहीं, चेयर नहीं करते। चलो ठीक है, बाकी सब क्यों चेयर करते हो जी? कौन ऐसा है जो चेयर करता है जिसका इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा, आपका इंटरेस्ट नहीं है बट स्टिल यू चेयर, आपका भी। ओके ठीक है। सो समझ आ रही है बात? आई लाइक स्टीव स्मिथ सो आई चीयर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो पॉइंट क्या है? अकोमोडेट करना वेरियस वर्जन्स को। वो भी तो यही कह रही है कि मैं भी उतनी नेशनलिस्ट हूं, मैं टैक्सेस पे करती हूं, मैं वोट कास्ट करती हूं, और मैं अपनी कंट्री को लेके प्राउड भी हूं। बट दैट डजंट मीन कि अगर मैं क्रिकेट टीम या कोई भी एक्सरसाइज टीम को, अब देखो छोटी सी बात है, मैंने क्या पूछा था आपसे कि आप इंडियन टीम को चेयर करते हो, एंड मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने भी सोचा कि चेयर करते हैं या नहीं चेयर करते हैं, उन्होंने क्या बोला? क्रिकेट। सो टीम का मतलब सिर्फ क्रिकेट तो नहीं था, टीम का मतलब सिर्फ क्रिकेट तो नहीं था। कोई कह रहा है कि मैं एक्स क्रिकेटर हूं, ठीक है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई वर्ल्ड कप हारना है। एनीवे ठीक है, आप बोलोगे, बट आप क्रिकेट से ही मेंशन कर रहे थे बात को। ठीक है, समझ आई बात यहां तक कि नहीं? सो इतना पता है हमें नेशनलिज्म का मतलब क्या है, शेयर्ड बिलीफ। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं नेशनलिज्म के, विच इज कॉमन हिस्ट्री। पीपल हु सी themselves एज a नेशन also embody a sense of continuing historical identity। हम कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, करते हैं क्या शेयर करते हैं? कॉमन हिस्ट्री क्या है हमारी? आपको पता है जो नॉर्थ इंडियन है, देर एक्चुअली नॉट इंडियंस। डू यू नो दिस? इंडियंस कौन है एक्चुअली में? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इंडियंस कौन है बताइए? हाउ मेनी फिर इंडियंस? सारी यू बाय नेचुरलाइजेशन और बाय बर्थ? नेचुरलाइजेशन क्या होता है, कौन बताएगा? नेचुरलाइजेशन क्या होता है? जब तक दूसरे का मतलब नहीं पता था तो पहले को कैसे ऑप्ट आउट कर लिया? हाँ, क्या पता नेचुरलाइजेशन उससे भी बेहतर हो कुछ? क्या पता नेचुरलाइजेशन में ऐसा हो कि इसके माँ बाप भी, इसके ग्रेट ग्रैंड फादर्स भी इंडियन से, क्या पता कुछ ऐसा हो। प्राइमा फेशिया तो सर लग रहा है बाय बर्थ, बट ज्यादा बेटर हो जाएगा अगर आप बता दोगे कि नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ताकि मेरा आंसर ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए। समझे? ओके, अब सोनिया गांधी बाय नेचुरलाइजेशन है। आप समझ गए नेचुरलाइजेशन का मतलब? हाँ जी बताओ, नेचुरलाइजेशन का मतलब? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम स्टे करने के बाद सो मतलब इट्स नॉट बाय बर्थ, आप यहाँ आते हो, रहते हो, उसके बाद अप्लाई करते हो, सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। ठीक है, जो आप सारे लोग लेना चाहते हो, किसकी? कनाडा की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, ना मिले तो कोई भी यूरोपियन कंट्री की, साइप्रस की, और भी ऐसे दो चार कंट्रीज हैं हाँ जहां लोग जाते हैं अक्सर। किस चीज के लिए बताओ? सर्वाइवल के लिए। अब देखो, एक ऐसा देश जो आपको सर्वाइवल ही नहीं दे पा रहा, उस देश में बैठ के आप नेशनलिज्म की बात करो, कितना का जायज है? सर्वाइवल क्या होता है? यू नीड फूड, यू नीड शेल्टर, यू नीड अ गुड जॉब, दैट्स इट। यू नीड एजुकेशन, यू नीड हेल्थ, यही सर्वाइवल है। क्या बेसिक चाहिए लाइफ में? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए ना, कैसी कि यार मैं काम कर रहा हूं, मुझे काम मिल रहा है, मैं नहीं कह रहा मुझे फ्री में सरकार मेरे खातों में पैसे डाल दे, बट प्लीज मेरे को अपॉर्चुनिटी दे दे काम की। अब वो सरकार कहेगी तू पढ़ लिख के बन जा, तो भाई पढ़ने लिखने के लिए मुझे एजुकेशन फैसिलिटी दे दो। यही तो बेसिक चीजें होती हैं। एक ऐसा मुल्क ये सारी चीजें ना दे पाए आप, और ये सारी चीजें आपने खुद हासिल की हो, एजुकेशन भी, और उसके बाद आपको जॉब ना मिले, तो फिर आप बैठ के क्या नेशनलिज्म के नारे लगाओगे? हाँ, आपसे भी तो लगा रहे हो। तो मैं किसी को एंटी नेशनल नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एंटी नेशनल नहीं कर रहा। तो पता लगे कहानी सॉक्रेटिस की तरह मेरी भी बन जाए पॉइजन पीने वाली। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। सिर्फ मैं आपके खाने खोलने की कोशिश कर रहा हूं
रादर आई वुड बी द फर्स्ट वन जो आपको बोलेगा बी नेशनलिस्ट, बी नेशनलिस्ट, फील फॉर योर नेशन। क्योंकि मैं चार बातें ऐसे भी बोल सकता हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे हेल इंडिया, ठीक है। बट सच क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। साइमल्टेनियसली आपकी अपनी सोच को बढ़ा के लाइफ में चलना है, आइडेंटिफाई करके चलना है क्या जरूरतें हैं आपकी जिंदगी की। आपका सबसे पहली जिम्मेवारी किस चीज को बनती है, किस चीज को बनती है? आपकी अपने आप के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को सस्टेन कराओ। दूसरी जिम्मेदारी आपकी किसके लिए बनती है? अपनी फैमिली के लिए बनती है। तीसरी जिम्मेवारी आपकी किसके लिए बनती है? अपने फ्रेंड्स एंड सोसाइटी के लिए बनती है। चौथी जिम्मेवारी आपकी किसके लिए बनती है? फिर किसी मर्जी के लिए जिम्मेवारी रखो, चाहे इंटरनेशनली जिम्मेवारी रखो, चाहे नेशनल जिम्मेवारी रखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ओके गाइस, तो दूसरी चीज हमने क्या देखी? कॉमन हिस्ट्री। सो दिस इज नेशंस परसीव देमसेल्व्स एज स्ट्रेचिंग बैक इनटू द पास्ट एज वेल एज रीचिंग इनटू द फ्यूचर। सो दे आर्टिकुलेट देमसेल्व्स द सेंस ऑफ देयर ओन हिस्ट्री बाय ड्राइंग ऑन द कलेक्टिव मेमोरीज। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इंडियंस कौन है, यही बता रहा था ना, कोई याद भी नहीं करवाता, किसी में इंक्विजिटिवनेस है ही नहीं कि सर बात रह गई थी, इतना तो बता दो इंडियंस है कौन। एक्चुअली में जो साउथ इंडियंस हैं दे आर द रियल इंडियंस, आप तो इंडियंस नहीं हो। व्हाट, क्यों? क्यों का जवाब कौन देगा? क्यों का जवाब कौन देगा? पता था आपको इस बात का? पता था? माइग्रेशन थ्योरी। काफियों को नहीं पता होगा, तो एक शॉर्ट बना देंगे, शायद चल जाए, ठीक है। हाँ जी बताइए। माइग्रेशन थ्योरी। या दैट्स राइट, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। तो यहां पर जो लोग आगे बसे थे, कौन सी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम? यहां पर इंडिया में कौन सी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हुआ क्या था? ऐसा कहा जाता है कि यहां पर क्या हुआ था, लोग इमिग्रेट किए थे, रादर दैट वुड बी द राइट वर्ड। यहां पर लोग आगे बसे थे, कहां से? पर्शियन रीजन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ईरान वाली साइड अगर आप मान लो, तो वहां से लोग आगे यहां पर बसे, और यहां पर जब आगे लोग बसे तो उसके बाद क्या हुआ? दे वर पावरफुल, तो डोमिनेटिंग हो गए। तो एक्चुअली में जितने नॉर्थ इंडियंस आपको नजर आते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें व्हाइट स्किन की, तो दे आर नॉट इंडियंस, दे नॉट, मतलब दे आर इंडियंस, ऑफ कोर्स दे आर इंडियंस, बट अगर आप कॉमन डिसेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक थ्योरी ये भी बोलती है कि वो यहाँ के बाशिंदे शुरुआत से नहीं थे। तो यहाँ के बाशिंदे कौन कौन थे? जो साउथ इंडियंस है, जिनको हम द्राविडियंस बोलते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो फिर ऐसे कोई भी अमेरिकन नहीं था, कोई भी कैनेडियन नहीं था, कोई भी यूरोपियन नहीं था। क्यों? क्योंकि होमोसेपियंस की शुरुआत कहां से होती है? अफ्रीका से। तो क्या फिर मतलब सभी क्या थे? अफ्रीकन थे। अब अफ्रीका में ओरिजिनली जो लोग रह रहे हैं उनका कलर स्किन क्या है? ब्लैक। तो हाउ कम बाकी सारे व्हाइट है? फ्रॉम इक्वेटर। दैट इज राइट, प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द इक्वेटर। जो लोग इक्वेटर के नजदीक रहेंगे, सन की वजह से उनके जो ये साइंटिफिक चीज होती है कि जो कौन कौन सी चीजें काम करती है उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो उनकी स्किन कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। जैसे जैसे आप नॉर्थ जाते जाते हो वैसे वैसे आप व्हाइट हो जाते हो। इसलिए तो देख रहे हो आप, कनाडा की बात करो, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करो, यूरोप की बात करो, रशिया की बात करो, वहां सारे क्या मिलते हैं आपको? व्हाइट। आप इधर आ जाओ, इक्वेटर के पास आ जाओ, तो आपको सारे क्या मिलते हैं? ब्लैक, ठीक है। थैंक यू जी, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। चलो, तो हिस्ट्री होगी हमारी कॉमन हिस्ट्री, ओके। सो जवाहरलाल नेहरू फॉर इंस्टेंस wrote in his book Discovery of India, though outwardly there was diversity and infinite variety among the people, everywhere there was that tremendous impress of oneness which held all of us together in ages past, whatever political fate or misfortune had befallen us. So basically he was trying to tell कि yeah, we are a nation, ठीक है। वैसे आइडली जो मैं बातें बता रहा हूं ना, इट इज ऑल कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फील्ड इन विच वी आर गोइंग टू गेट इनटू, ठीक है, समझ आ रही है बात? सो बेसिकली तो ये सब उल्टा है किस चीज से? जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, वहां पर तो आपको क्या चाहिए? नेशनलिज्म की स्पिरिट चाहिए।
बट मैं तो अवेयर कर रहा हूं, मैं सिखा कुछ भी नहीं रहा। आई एम ऑल ट्राइंग टू टेल यू के ये स्टोरी भी, वो स्टोरी भी, आगे की स्टोरी भी, पीछे की स्टोरी भी, एंड ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की स्टोरी तो कर ही रहे हैं। टेरिटरी होना बहुत जरूरी होता है। पहले चीज हमने क्या देखी? शेयर्ड बिलीफ। दूसरी क्या देखी? कॉमन हिस्ट्री। तीसरी हम क्या चीज देख रहे हैं? एक टेरिटरी। अब चाहे आप चाणक्य की बात कर लो, किसकी? कौटिल्य की। कौटिल्य कौन था? चाणक्य था। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो कहता था कि मैं अपने बाल खुले छोड़ के रखूंगा जब तक मैं बदला नहीं ले लेता। किससे? किससे? आपने पढ़ी नहीं हिस्ट्री? तो बताओ किससे? किसको तैयार किया था चाणक्य ने? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसके अगेंस्ट किया था? कौन से एम्पायर को जीतने के लिए किया था? हाँ जी, ऑनलाइन। दैट्स राइट। ठीक है, आप ऑफलाइन पढ़ के आना, ठीक है? वो काफी ना, तो मुझे लगता है वो सीरियल ही देखे हुए हैं। कौन से वाले थे वो? चाणक्य, व्हाटएवर, चंद्रगुप्त, चाणक्य, अशोका। चलो एनीवेज, तो बात कर रहे हैं टेरिटरी के बारे में। तो थर्ड, नेशंस आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी शेयरिंग अ कॉमन पास्ट एंड लिविंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ देयर कलेक्टिव आइडेंटिटी। सिंपल है कि लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी की थॉट कहां से मिलती है, सोच कहां से मिलती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम रहना शुरू कर देते हैं। जैसे मोहल्ले में भी हम रहते हैं तो हमें क्या होता है? मोहल्लापन फील होना शुरू हो जाता है ना, कि हम एक मोहल्ले से हैं। अब आपने देखा होगा इंटर मोहल्ला टूर्नामेंट, देखे? क्रिकेट टूर्नामेंट देखे नहीं कभी? हम तो जब छोटे होते थे तो बहुत टूर्नामेंट्स करवाते भी थे, खेलते भी थे, हार के ही आते थे, एक आधी बार जीत के भी आए थे। तो पॉइंट क्या है? आप में ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है जब आप एसोसिएट करते हो अपने आप को एक सॉर्ट में, तो आप इकट्ठे काम करना शुरू कर देते हो। यू फील गुड व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। वो जो नेशनल आइडेंटिटी आपको अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है? द जूइश पीपल फॉर इंस्टेंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिस्पर्स्ड एंड स्कैटर्ड। देखो टेरिटरी की कितनी ज्यादा वैल्यू है। आपको पता है सबसे ज्यादा अगर अमीर दुनिया में कोई कम्युनिटी है तो वो कौन सी है? ज्यूज। बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस लोग हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके ऊपर हमेशा क्या हुआ है? अत्याचार हुआ है। हमेशा इनके ऊपर अत्याचार। और लार्जली ये कहां जाके बस गए थे? और अमेरिका में। एंड इवन आज भी अगर अमेरिका में कोई लॉबी वहां की स्टेट को कंट्रोल करती है, आई मीन अमेरिकन स्टेट को अगर कोई लॉबी कंट्रोल कर रही है ना, कैपिटलिस्ट लॉबी, आई मीन बिजनेस कम्युनिटी को कंट्रोल कर रही है, तो वो कौन सी है? ज्यूज है। इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ज्यूज की। और इनकी, अब तो आपको पता है इसराइल में क्या है? इसराइल में ज्यूज ही तो है। अब इसराइल के ऊपर हमला हो रहा है, इसराइल कर रहा है, कल्ला ऐसा नेशन है जो अरब स्टेट में क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। चाहे कैंप डेविड अकॉर्ड हो गए, चाहे अदर पीस ट्रीटीज होगी, बट इससे, इसके साथ कोई पंगा लेने का सोचता नहीं है, क्योंकि ये जाना जाता है बदला लेने के लिए। कहता है मेरे को ऊपर कोई भी आंख उठा के देखा तो मैं तो उसको घर जाके मार दूंगा। एंड इनके पास मोस्ट रिफाइंड इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम क्या है? मोसाद। इवन आपको पता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम? आईएसआई। उसको भी बहुत बढ़िया एजेंसी माना जाता है, एट टाइम्स इवन बेटर देन R&AW। R&AW क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है? CIA। CIA। तो फिर FBI क्या है? व्हाट इज दैट फॉर? व्हाट इज IB? इंटरनल मैटर्स को डील करने के लिए इंडिया में IB है, अमेरिका में क्या है? FBI। आई बात यहां तक समझ? तो इजराइल दुनिया में हर जगह बसे हैं, फिर भी टेरिटरी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा, सॉरी, ज्यूज दुनिया में हर जगह बसे हैं, मैंने क्या बोला? इजराइल। ज्यूज दुनिया में हर जगह बसे हैं, फिर भी उनके लिए एक कॉमन टेरिटरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कॉमन टेरिटरी में हमेशा एसोसिएट करते हैं अपने आप को जो उनको मिली है। So see, Jewish people, for instance, in spite of being dispersed and scattered in different parts of the world, always claimed that their original homeland was in Palestine, the promised land. The Indian nation identifies with the rivers, mountains, and regions of the Indian subcontinent. However, since more than one set of people may lay claim to the same territory, the aspiration for homeland has been a major cause of conflict in the world. मानते हो ये बात?
रशिया का एक्वायर करना है किसको ना, क्रीमिया को। रशिया का आपको पता नहीं होना अब क्रीमिया क्या है, तो जाके घर मेरे को देखते रहते हो बटेरे बटेरे, मेरे को देखते रहते हो, लिख लिया करो क्रीमिया सर ने बोला था, कहां है, रशिया ने नेक्स्ट किया कहां है, अंदर कुछ होना भी तो चाहिए, जाके सर्च करो। इस टाइम तो माहौल क्या है, टेक्नोलॉजी का माहौल है, मैं नहीं तो 100 जनों ने और डाली हुई है वीडियोस। कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, इतना तो कर ही लोगे, समझते हो कि नहीं, तो सोच, हमने तो जब करनी है बात करनी है, बट आपके अंदर वो कितनी इंक्विजिटिवनेस है चीजों को जानने की। तो मैंने क्या बोला, रशिया ने किसको कॉन्क्वेस्ट किया, क्रीमिया को। अब किसके ऊपर जंग कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर। पैलेस्टीन और किसकी जंग चलती रहती है, इजराइल की। चाहे वेस्ट बैंक की बात करें, चाहे गाजा स्ट्रिप की बात करें, हम छोड़ो सारी बात, इंडिया की बात कर लो, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इससे पहले क्या बोलते थे इसको, सीज फायर लाइन। किसके बीच में, इंडिया और कौन से रीजन में है, कश्मीर रीजन में है। कश्मीर रीजन के बॉर्डर का नाम अलग, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर का नाम, इंडिया चाइना के बॉर्डर का नाम अलग। अब चाइना क्या कहता है, कहता है ये तो सारा मैंने कॉन्कर कर ही लेना है। अरुणाचल प्रदेश को आज भी, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, अच्छा देखो चाइना के साथ हमारी जंग हुई कौन से साल में, पंडित नेहरू को बहुत बड़ा झटका लगा था इस बात पे, क्योंकि वो थोड़े आइडियलिस्ट विचारधाराओं के थे, आइडियलिस्ट आदर्शवादी विचारधाराओं के। वो समझते थे कि प्यार से पूरी दुनिया को क्या किया जा सकता है, जीता जा सकता है। इसीलिए वो कश्मीर का मुद्दा कहां ले गए थे, यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे, और वो बोल रहे थे कि इसको रिजॉल्व करेंगे हम यहां रखे। और यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला था कि जो फोर्सेस जहां खड़ी हैं वहीं रुक जाएं, तो हम इस लाइन को डिक्लेयर कर देंगे एज अ सीज फायर लाइन। लेटर ऑन शिमला अग्रीमेंट के तहत उस सीज फायर लाइन को हमने क्या बोल दिया, एलओसी, और बोला इंडिया पाकिस्तान अपने जो मैटर्स हैं खुद ब खुद रिजॉल्व करेगा। ओके एनीवेज, तो मैं क्या बात कर रहा था आपके साथ, पंडित नेहरू बहुत ही आदर्शवादी विचारधाराओं के थे, तो उन्होंने चाइना को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। ऐसा नहीं था, वो बहुत प्यार करते थे चाइना को, उनको पता था चाइना की पार का। तो उस समय पर जो उनको सही लगा, रैशनल लगा, उन्होंने वो डिसीजन लिया। अब चाइना तो कहता है कि ये रीजन्स जो इंडिया के पास है वो सारे मेरे हैं, वो सारे रीजन्स किसके हैं, मेरे, इवन अरुणाचल प्रदेश को। और हुआ क्या, उसने क्या किया, हमारे पे अटैक किया। वो तो ये बोलता है कि इनकी मूवमेंट हुई थी, क्या बोलता है वो, इंडिया की मूवमेंट हुई थी, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, अटैक करना पड़ा। अटैक किया तो उसने किसके ऊपर कब्जा किया, अक्साई चिन रीजन पे कब्जा किया। किस पे किया, अक्साई चिन रीजन पे। दूसरा रीजन जिसके ऊपर उसने कब्जा किया, दो फ्रंट पे वॉर चली थी, अरुणाचल प्रदेश। अब आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश तो हमारे पास है सर, उसके बाद चला गया था वापस, वहां से आया, कब्जा किया, और क्या गया, वापस चला गया। आप कहोगे कि सर क्या कारण थे वापस जाने के, वो लंबी चौड़ी बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि चाइना की आज भी थ्योरी क्या चलती है कि अपनी टेरिटरीज को वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। वो कहता है आइडली ये मेरे पास ही टेरिटरीज थी, जब ब्रिटिशर्स ने मेरे से एक्वायर की तब जबरदस्ती की, उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले गए तो इंडिया को दे देंगे टेरिटरी। दैट्स व्हाट चाइना इज सेइंग। अब इसकी कंप्लीट थ्योरी की बात बाद में करेंगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैं आपको क्या बता रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी। अब आपको समझ लग गया इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी, ओके। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। अब shared political ideals for while territory and shared historical identity plays an important role in creating a sense of oneness. It is shared vision of the future and the collective aspiration to have an independent political existence. अब चाहे बात खालिस्तान की है, चाहे बात कश्मीर की है, चाहे बात नागालैंड की है, चाहे बात कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट की है, उसमें शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स होते ही हैं, कॉमन। Who is going to govern? Who should be governing XYZ state? कौन गवर्न करेगा? While so it is always said that के हिंदू फेस को पंजाब में एज अ चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कुछ लिखा नहीं हुआ है। Why is it so? Shared beliefs which is based upon the, I mean political beliefs के साथ religious beliefs, इसीलिए पिच ही नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी के पिछले जनरल इलेक्शंस में हारने का कारण पता है क्या था? डू यू नो दिस? सबसे बड़ा कारण था, मनीष सिसोदिया ने स्टेटमेंट दी थी पंजाब में कि आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ही क्या है, आपके चीफ मिनिस्टर है।
समझ आई बात? और ये चीजें चलती हैं. So fourth, while territory and shared historical identity play an important role in creating a sense of oneness, it is shared vision of the future and the collective aspiration. So these ideals represent these ideals represent the terms under which they come together and are willing to live together. It represents, in other words, their political identity as a nation. ठीक है जी? Then you have common political identity. Many people believe that shared political vision about the state and society we wish to create is not enough to bind individuals together as a nation. They seek instead of shared cultural identity. There is no doubt that speaking the same language makes it easier for us to communicate. पढ़ते जाना. There is no doubt that speaking the same language makes it easier for us to communicate with each other. And sharing the same religion gives us a set of common belief and social practice. Observing the same festivals, seeking the same holidays, holding the same symbols, valuable, can bring people together, but it can also pose a threat to the values that we cherish in a democracy. How? How? कौन बताएगा हाउ? कौन बताएगा हाउ? क्यों? पढ़ा नहीं क्या था? अच्छा, कौन बताएगा मैंने क्या पूछा? आपका क्या नाम है? कर्तव्य. ओके, निभाओ. व्हाट इज माय क्वेश्चन? Question is that सारे religion एक follow करते हैं, languages एक रहेंगी, nationalism में, तो how it is spread to them? वेरी गुड, शाबाश. मेरी क्लास में अगर अटेंटिव होके नहीं बैठना तो मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है. समझ गए बात? बड़ी क्लियरली बात सुन लो. मुझे पता है ये स्कूल नहीं है, मुझे ये भी पता है ये कॉलेज नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि ये मेरा क्लासरूम है और इसको लीड कौन कर रहा हूं? मैं लीड कर रहा हूं. तो मैं अपने टर्म्स पे लीड करूंगा ना, आपकी टर्म्स पे नहीं ना करूंगा. तो जिसने अटेंटिव होके नहीं बैठना, जिसने नहीं सुनना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने पेपर क्लियर करना है नहीं करना है, आपने घर जाके पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्लास में अगर नहीं बैठोगे ऐसे तो मैं बाहर निकाल दूंगा. और मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती. अगर आपको लग रहा है कि आप में से कोई भी यहां राइटफुली बैठा है तो अपने दिमाग से निकाल देना. मेरी जद्दोजहद आपको आपका राइट देने की ही है, और आपका राइट क्या है? यहां से अच्छी नॉलेज लेके जाना, पढ़ाई लेके जाना. ठीक है? तो मुझे फोर्स मत किया करो, ये मेरी मजबूरी होती है क्या कि मैं बुक बच्चों में पढ़ा नहीं सकता. मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरा लगता है जोर, मेरा लगता है तरीका, मेरा लगता है पैशन. और सामने से जब ऐसे चेहरे मिलते हैं ना जो अटेंटिव ही नहीं होते, तो मुझे और किक मिलती है कि मुझे क्लास बंद कर देनी चाहिए. समझ गए? तो ये तो मैंने बहुत आपको अरमान से समझाया. ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम से इफ यू डोंट वांट टू बी अटेंटिव, डोंट कम टू क्लास. घर जाके लेके आऊं मैं आपको. आपकी अटेंडेंस अपने आप कम होगी, मैसेजेस आपके घर वालों के अपने आप चले जाएंगे. बता देना उनको कारण कि इसलिए नहीं मैं जाता या जाती क्लास में. ठीक है? सो व्हेन आई से यहां फोकस करो तो मतलब फोकस करो. ठीक है? एंड अगर आप फोकस करोगे, मेरा पेपर नहीं क्लियर होने वाला, आप ही का होना है. आप ही के रास्ते आसान होंगे. इस चीज को समझने की कोशिश करो. ठीक है जी? समझ गए? सो मैंने क्या बोला? कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी. अब मुझे ये बता दीजिए कि जो कर्तव्य ने बोला कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज इट अ थ्रेट? सेम रिलीजन को होल्ड करना, सेम लैंग्वेज को होल्ड करना, हाउ इट पोजेस अ थ्रेट टू द वैल्यूज दैट वे चेरिश इन अ डेमोक्रेसी कंसिडरिंग द सिनेरियो ऑफ इंडिया. कौन एक्सप्लेन कर सकता है? Taking the scenario of India, can you please explain this statement कि how a common shared religion and language can pose a threat to the democracy or the values of the democracy? लिखो. 20 seconds to you. सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, अपने आप से लिखने, मैंने नहीं डिक्टेट करने. 20 seconds to you. मेरा क्वेश्चन समझ लिया सभी ने? किसको नहीं समझ आया क्वेश्चन? कैन आस्क अगेन. और डरा मत करो पूछने से. 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, 6 बार पूछो. 6 बार में तो समझ आ ही जाएगा आई थिंक. उससे ज्यादा बार फिर बाद में पूछो.
किसको नहीं आया समझ क्वेश्चन? आपको नहीं आया? और आपको भी नहीं आया? लिख के आ रहे हो मेरे भाई अगर समझ नहीं आया? आपको भी नहीं आया? आपका नाम अनमोल है? क्वेश्चन ये है कि एक नेशन में एक कॉमन लैंग्वेज का होना अच्छा माना जाता है, कॉमन रिलीजन का होना अच्छा माना जाता है, बट ये जो कॉमननेस है ना, एक टाइम पर ऊपर क्या करती है, ये एक नेशन की एग्जिस्टेंस के लिए क्या बन जाती है? थ्रेट भी बन सकती है। एक डेमोक्रेसी के लिए क्या बन सकती है? एक थ्रेट भी बन सकती है। इंडिया को दिमाग में रखते हुए इस स्टेटमेंट को क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए 20 सेकंड्स में, एटलीस्ट 5 6 7 कीवर्ड्स आप सिर्फ लिख दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं क्या कि आप इंडिया से रिलेट कर पाओ कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज लागू होती है या नहीं होती है। कल आपकी क्लास कितने बजे? टाइम पता लग गया? 3 बजे, ठीक है। ओके बताइए। ओके पहले ऑनलाइन देख लेते हैं। आंसर सही नहीं आया ऑनलाइन। हाँ जी, कौन बताएगा? कर्तव्य के पीछे। मयंक, मयंक नाम था आपका? सिद्धांत। सीरियल की माइनॉरिटी सुपरियरिटी हो सकती है ना, कि छोटे बच्चे की बड़े लैंग्वेज को मेरे कॉमन लैंग्वेज का एडमिट करना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो हर किसी को अपना रीजनल कल्चर प्रैक्टिस करने का राइट देता हूँ, तो किसी में भी कॉमन कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, सो अच्छा अटेम्प्ट है आपका, बट मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जहां पर आप हो, जिस स्टेज पर, वहां पर आप ऐसे ही दे सकते थे अभी, तो गुड, ठीक है। हिमांशु जी, अगर बाल सेट हो गए हो तो थोड़ा सा आंसर भी सेट कर दो। लिखा है कुछ आपने? नहीं? देखिए ईमानदारी है लड़के की, एक बात पक्की है, ही वुड राइटफुली से दिस कि नहीं लिखा मैंने। और हाँ जी, नो secularization and positive secularization and tensions will be between सेकुलरिज्म। and no there will be tension between regions like we have seen in Sri Lanka between Sinhalas and Tamils. ओके ठीक है, और ऑनलाइन किसी ने बोला और कुछ? ओके मैंने आपको क्या पूछा था, किसी से देना अटेम्प्ट बताओ। हाँ जी, कम ऑन। Sir, internal disputes will lead people to demand for separate states for themselves according to the religion or language. ओके हाँ जी, चलो।
एग्जाम्पल है कि हिंदू राज, कि हिंदू तो उसको नेशनलिज्म को ही आगे लेके वो हिंदू राज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और जो मुस्लिम्स हैं उनको मतलब डिप्राइव करते जा रहे हैं। ओके, हाँ जी, ओके, हाँ जी जसवंत, ओके, हाँ जी, कर्तव्य, ओके, अरमान, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ इंडिया, उस इंडिया की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने यहां तक पूछा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या था कि कॉमन बिलीफ्स, कविता बोलना कुछ, ठीक है, बट द क्वेश्चन अगेन वही है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना था। मैंने क्या बोला, शेयर्ड कॉमन चीजें, जैसे कि लैंग्वेज, जैसे कि रिलीजन। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करनी थी, तो लैंग्वेज के नाम पे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रही है इंडिया में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना पड़ गया हमें कि लैंग्वेज के बेस पे हमें स्टेट्स की डिवीजन करनी पड़ेगी, चाहे पंजाब है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गुजरात है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे केरला है, कोई भी स्टेट के बारे में हम बात करें तो इनकी जो डिवीजन हुई, आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र स्टेट की बात करें हम, देन तेलंगाना की बात करें हम, सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व के ये जो कॉमन सेट है इसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो हमने इंडिया में देखी काफी साल पहले और आज भी चल रही है। ओके, सेकंड चीज, अगर धर्म की भी बात करें तो धर्म के नाम पर भी यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट अभी भी चल रही है, एथनिसिटी के नाम पे भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। धर्म के नाम पे कौन सी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है बताइए? खालिस्तान मूवमेंट चल रही है। कश्मीर की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो एथनिक मूवमेंट है कश्मीरियत के ऊपर, समझ रहे हो बात? सो एथनिसिटी भी, एक कॉमन एथनिसिटी चाहिए, वो भी नहीं पॉसिबल हो पाती, वो भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। तो इंडिया को जब आप कोट कर रहे थे तो ये सारे एग्जांपल्स मैं आपसे क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। अब नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नेशन बन गया है तो उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक होना चाहिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने डिसीजंस खुद लेना, अपने आप को खुद गवर्न करना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन का अगर हक नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपको याद हो, जब हमारी ब्रिटिशर्स के साथ जंग चल रही थी, कैसी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो उस फ्रीडम स्ट्रगल में हमने उनसे क्या डिमांड किया था शुरू में? सेल्फ डिटर्मिनेशन डिमांड की थी हमने। इंडिपेंडेंस तो तब भी नहीं हमने डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं आई थी कि हमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंस दे दो। हमने बोला था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि अपने आप को गवर्न करते रहे लेकिन आपके अंडर ही रहेंगे, आपके डोमिनियन के अंडर ही रहेंगे, ऐसी डिमांड थी। लेकिन लेटर ऑन ये जो डिमांड थी ये चेंज हो गई थी, किसमें? पूर्ण स्वराज में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री होगी सभी की, चलो उसमें आप ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो national self-determination, making the claim nation seeks recognition and acceptance by the international community of its status as a distinct political entity or a state. Even चाइना को तो as a separate nation acknowledge ही नहीं किया था कितने साल, इंडिया ने किया उसको एक्नॉलेज कि ये एक नेशन एग्जिस्ट करता है, अमेरिका ने तो किया ही नहीं था, क्योंकि चाइना भी तो दो थे ना। चाइना जो आज आप देख रहे हो एक्चुअली में ये चाइना तो था ही नहीं, मतलब लैंड तो यही था लेकिन इसको जो रूल कर रहे थे वो लोग थे अलग। अब जब दो गुटों के बीच में जंग हुई तो जो पहले इसको रूल कर रहे थे उनको निकाल दिया गया इस देश से, और कहां बिठा दिया गया? ताइवान, जिसकी मैंने आपके साथ बात की, ठीक है, ताइवान में, तो उनको वहां पुश कर दिया गया। और यहां पर कौन आ गए? कम्युनिस्ट गोरिल्लास या फिर कम्युनिस्ट लोग। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इस चाइना को क्या बोलते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो ताइवान है दैट इज एक्चुअली रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले लोगों को वहां से निकाल के क्या कर दिया गया? ताइवान में भेज दिया गया। और यहां पर क्या आ गए? कम्युनिस्ट आ गए, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के, मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग थे, माओ की विचारधारा के लोग थे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात आपको? और जब इस विचारधारा के लोग थे यहां आगे बस गए तो इसको अमेरिका ने एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका कैसा देश है? पूंजीवाद देश है, कैपिटलिस्ट देश है। तो उसको पसंद नहीं था कि एशिया में मेरी सोच के उलट एक ऐसी सोच आ जाए जो मुझे क्या करे? चैलेंज करे।
और कैपिटलिज्म को चैलेंज कौन करता है? कॉमनिज्म। ये चीजें मैंने डिस्कस की है कि व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज कम्युनिज्म इन द क्लास इटसेल्फ, प्रीवियस क्लासेस में, इसीलिए मैं यहां तक लेके आया, नहीं तो ये मैंने किस्सा डिस्कस ही नहीं करना था। बहुत लेटर ऑन फिर उसको क्या किया गया? एक्नॉलेज किया गया। ठीक है, बाकियों को भी नहीं सुन रही मेरी बात? सुन रही है ये आवाज? ओके ठीक है, वेरी शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, डिटेल में तो मैं आपको बाद में समझा सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी दास्तां है इसकी, पर फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो कम्युनिज्म का मतलब पता है आप? सोशलिज्म का मतलब पता है क्या होता है? देखो, प्राइवेट ओनरशिप को एलिमिनेट कर देना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देना, ठीक है, ये विचार है किसके? मार्क्स के। अब इसका थोड़ा लिमिटेड सा वर्जन जो होता है उसको बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म अगर एक्सट्रीम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म। अब एक्सट्रीम में क्या क्या चीजें आ गई जो सोशलिज्म में नहीं थी, वो फिर लंबी दास्तां है, ठीक है, तो अभी आपको जरूरत नहीं है, तो फिर जब बात करेंगे, पॉलिटी में बात करेंगे या इंटरनेशनल रिलेशंस में पहुंचेंगे या पॉलिटिकल साइंस आप में से कोई ऑप्ट करोगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। So claims of the latter kind were frequently made in the 19th century in the Europe. The notion of one culture, one state began to gain acceptability at that time. तो मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से नेशन स्टेट्स की शुरुआत हो गई थी, ठीक है जी। So humanity paid a heavy price for reorganization of the boundaries in the way that culturally distinct communities could form a separate nation state. So बहुत नुकसान हुआ था, जान का नुकसान हुआ था, लोगों की जिंदगियों का नुकसान हुआ था, डिस्प्लेस हो गए थे लोग, ओके। सिटीजनशिप में आप देखोगे ये सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड है, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड एक्चुअली। सिटीजनशिप में आप राइट्स के बारे में बात करोगे, राइट्स में आपने अदर चीजें देखी हैं, तो ये सारी चीजें क्या रहती हैं? इंटरलिंक्ड रहती हैं। तो हर एक चीज को सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, सब क्या है? इंटरकनेक्टेड है, ठीक है जी। तो ये बास का केस है, आप इसको देख लेना खुद से, ठीक है जी। So most of the states had more than one ethnic and cultural community living within its boundary. These communities, which were often small in number and constituted a minority within the state, were often disadvantaged. Hence, the problem of accommodating minorities as equal citizens remained. मैंने बोला ना, equal citizen मतलब citizenship के right से deprive किया गया। अब citizenship के right से deprive कितने जानों को किया जाता है? आए दिन आपको नजर आएगा सिविल वॉर चलती है कहां? मिडिल ईस्ट में। आए दिन आपको नजर आएगा कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ क्या किया जा रहा है, स्टेटलेसनेस उनको दी जा रही है। उइगर मुस्लिम्स की चाहे आप बात कर लो, चाहे आप बात कर लो अहमदियास की, चाहे आप बात कर लो सुन्नी डोमिनेटिंग स्टेट में शियास की बात कर लो, पाकिस्तान तो अपने आप को डिक्लेयर करता क्या? सुन्नी। अब ईरान क्या है? अभी आपको सुन्नी शिया नहीं पता होगा, फिर कभी बात करेंगे कि व्हाट इज सुन्नी व्हाट इज शिया मुस्लिम्स में, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, मानते इस्लाम को ही हैं, मानते प्रॉफिट मोहम्मद को ही हैं एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड देन उनकी पूरी एलिजियंस जो है वो कुरान शरीफ के साथ ही है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो हमें देखने को मिलता है खलीफा सिस्टम में, वहां पर इनकी क्या हो जाती है? डाइवर्जेंस हो जाती है। कुछ लोग, लेट अस सपोज, कुछ लोग कहेंगे प्रॉफिट मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद सेकंड सपोज कीजिए उन्होंने खलीफा सिस्टम आया वहां पर, तो आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खलीफा सिस्टम आया तो जो ए को मानेगा खलीफा वो एक ग्रुप का हो गया, जो बी को मानेगा खलीफा वो दूसरे ग्रुप का हो गया, ठीक है। सो दिस इज लाइक दैट। सो सुन्नीस और मुस्लिम, सुन्नीस और शियास का, I think that is all for this. So this is something good. Nationalism and pluralism. India is a plural society. नेशनलिज्म एंड प्लूरिज्म का मतलब क्या है कि नेशनलिज्म में आपको क्या नजर आता है? वन कल्चर, वन एथनिसिटी, वन लैंग्वेज, ओके। प्लूरलिज्म में क्या आता है? अकोमोडेटिंग डाइवर्स रिलीजन्स, डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्स एथनिसिटी. So that is what is pluralism. So once we abandon the idea of one culture, one state, it becomes necessary to consider the ways by which different cultures and communities can survive and flourish within the country. तो आज जो सोच चल रही है ना दुनिया में, वो मल्टीकल्चरलिज्म की सोच चल रही है। मल्टीकल्चरलिज्म पता क्या कहता है कि अगर आप दुनिया में पीस चाहते हो, देन यू हैव टू एक्नॉलेज द प्रैक्टिसेस ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन. आपको हर एक रिलीजन की प्रैक्टिसेस को एक्नॉलेज करने की जरूरत है. स्टेट को
साइड होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को तो कुछ लेना देना नहीं, नहीं, स्टेट को लेना देना है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हाँ ये अपनी प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट ना हो, ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट प्रैक्टिसेस ना हो। समझे बात मेरी कि नहीं समझे? सो दैट इज व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म एक बहुत बड़ा नरेटिव है, पोस्ट मॉडर्निज्म एक बहुत बड़ा नरेटिव है। मॉडर्निज्म आया, हम क्या देखते हैं सबसे पहले? एंशिएंट एरा, मिडिवल, देन मॉडर्न एरा। मॉडर्न के बाद फिर हम क्या देखते हैं? पोस्ट मॉडर्न एरा। एक तो कंटेम्प्रेरी होता है वो तो चल ही रहा है, लेकिन मॉडर्निज्म की सोच के आगे भी पोस्ट मॉडर्निज्म एरा, वो बहुत कुछ बात करते हैं। अभी मतलब कर भी दूंगा ना बातें, मतलब की नहीं है आपके, आपको अच्छा बहुत लगेगा सुन के, बट आपको भी वैल्यू ऐड नहीं करेगी आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है ना? सो अभी तो मिले हैं, चलते जाएंगे आगे और चलते जाएंगे, फिर कभी ना कभी डिस्कस करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ओके, दैट इज ऑल। सो ये मैंने आपको बता दिया है प्लूरलिज्म के बारे में। So Indian Constitution has a elaborated set of provision for the protection of the religious, linguistic and cultural minorities. क्यों? Because India wants to become a plural society and India is a plural society. ठीक है ना? प्लूरल सोसाइटी को टारगेट करना, प्लूरल सोसाइटी की सोच के साथ रहना इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। दैट्स इट। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी का कल करेंगे। कल इस एनसीईआरटी को वाइंड अप कर देंगे, लंबी चौड़ी बातें ज्यादा नहीं है। सो वी आर लेफ्ट विद सिटीजनशिप,